हेलो बच्चों, वेलकम टू द माय यूट्यूब चैनल एजुकेशन पॉइंट। तो आज हम लेके आए हैं भौतिक विज्ञान कक्षा 12 का मॉडल पेपर सहित एक क्वेश्चन जो कि है 2024-25 का। तो 25 के बोर्ड एग्जाम की तैयारी के लिए आज हम सॉल्व करेंगे इस पूरे पेपर को, जो कि भौतिक विज्ञान का पेपर है और ये 3 घंटे 15 मिनट में आपको सॉल्व करने हैं। और आज आप इस वीडियो को देखेंगे जिसमें आपके 70 नंबर पक्के हो जाएंगे। तो इसमें कई सारे प्रश्न हैं, तो धीरे धीरे हम इन सारे प्रश्न का सॉल्यूशन इस वीडियो में देखेंगे। तो आज इस पेपर को सॉल्व करने के लिए हम वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले है खंड अ। तो खंड अ में क्या है, चलिए देखते हैं। खंड अ का पहला प्रश्न कह रहा है कि विद्युत फ्लक्स का मात्रक है। तो विद्युत फ्लक्स का मात्रक क्या है, तो देखिए पहला ऑप्शन है न्यूटन प्रति कूलाम, दूसरा है वोल्ट प्रति मीटर, तीसरा है वोल्ट गुणे मीटर और चौथा है न्यूटन मीटर प्रति कूलाम। तो इसमें से क्या राइट आंसर होगा? तो ये 1 नंबर का क्वेश्चन है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका वोल्ट इंटू मीटर, यानी कि ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है कि चुंबकीय क्षेत्र बी वेक्टर में वेग यू वेक्टर से गतिमान आवेश के कण पर लगने वाला बल वेक्टर एफ है। तो ऑप्शन दे रहा है ए, पहला ऑप्शन है क्यू बाई यू वेक्टर इंटू बी वेक्टर, दूसरा है यू वेक्टर इंटू बी वेक्टर बाई क्यू, तीसरा है क्यू ब्रैकेट में यू वेक्टर इंटू बी वेक्टर और चौथा है यू वेक्टर इंटू क्यू वेक्टर इंटू बी वेक्टर। तो इसका राइट आंसर हम देख लेंगे। तो इसका राइट आंसर है आपका क्यू इंटू क्यू ब्रैकेट में यू वेक्टर इंटू बी वेक्टर। तो ये हो गया इसका राइट आंसर। फिर तीसरा और गौवा प्रश्न कह रहा है कि यदि ई वेक्टर तथा बी वेक्टर वैद्युत चुंबकीय तरंग के क्रमशः वैद्युत सदिश तथा चुंबकीय सदिश हो, तब वैद्युत चुंबकीय तरंग वैद्युत सदिश तथा चुंबकीय सदिश हो तो वह चुंबकीय तरंग के संचरण की दिशा अनुदिश होती है। तो इसमें जो क्वेश्चन है इसका ऑप्शन कह रहा है कि पहला ऑप्शन है ई वेक्टर, दूसरा ऑप्शन है बी वेक्टर, तीसरा है ई वेक्टर इंटू बी वेक्टर और चौथा है ई वेक्टर इंटू बी वेक्टर। तो इसमें से राइट आंसर हो जाएगा आपका ई वेक्टर गुणे बी वेक्टर। अब हम देखेंगे अपना घ प्रश्न। घ प्रश्न कह रहा है कि 4 डायोप्टर और -2 डायोप्टर क्षमता के 2 लेंस संपर्क में रखे गए हैं। यानी कि 2 डायोप्टर हैं जिसका मान अलग अलग है और ये दोनों लेंस एक दूसरे के संपर्क में है। तो संयुक्त लेंस की फोकस दूरी क्या होगी? तो ऑप्शन है 50 सेमी, दूसरा -50 सेमी, तीसरा 25 सेमी और चौथा है -25 सेमी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 50 सेमी। ये हो गया हमारा पहले पेज का चारों क्वेश्चंस। अब हम देखेंगे नेक्स्ट पेज पे अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है कि अंग कि एक धातु के पृष्ठ पर 6 ईवी ऊर्जा के फोटान आपतित होते हैं, तब उत्सर्जित फोटो इलेक्ट्रॉन की अधिकतम ऊर्जा 4 ईवी होती है। निरोधी विभव होना चाहिए। तो इसमें निरोधी विभव कितना होना चाहिए? जब 6 और 4 ईवी का जो इलेक्ट्रॉन का है ऊर्जा फोटान से अधिक इलेक्ट्रॉन में आपतित होती है, तो इसका निरोधी विभव क्या होगा? तो ऑप्शन है 4 ईवी, दूसरा ऑप्शन है 2 ईवी, तीसरा है 6 ईवी और चौथा है 10 ईवी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 4 ईवी। ये इसका हो जाएगा राइट आंसर। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि पी प्रकार का अर्धचालक बनाने के लिए शुद्ध जर्मेनियम में मिलाया जाने वाला उपद्रव होता है। ऑप्शन ए फास्फोरस, बी एंटीमनी, सी एल्यूमिनियम और डी आर्सेनिक। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, यानी कि आर्सेनिक। तो आर्सेनिक इसका राइट आंसर है। तो अब हम खंड अ अपना ख़त्म कर चुके हैं। अब हम देखेंगे खंड ब में। तो खंड ब में आपके 6 क्वेश्चंस हैं और ये 6 क्वेश्चन 1-1 नंबर के हैं। ठीक है,
चलिए देखते हैं इन 6 प्रश्न के उत्तर को। तो खंड ब में दूसरा क्वेश्चन का पहला क है कि विशिष्ट चालकता के लिए सूत्र एवं मात्रक लिखिए। तो हम विशिष्ट चालकता के लिए सूत्र एवं मात्रक लिखेंगे। तो चलिए देखते हैं इसका सूत्र और मात्रक क्या है। तो खंड ब हम लोग हेडिंग कर लेंगे और लिखेंगे प्रश्न संख्या 2 और यहाँ पे क। तो सूत्र जो है हमारा वो है K = P1 और इसका मात्रक होता है विशिष्ट चालकता का ओम -1 और मीटर Fy-1 यानी कि ओम यूनिवर्स मीटर यूनिवर्स। तो ये इसका मात्रक हो जाएगा। फिर हमारा अगला प्रश्न है ख नंबर की 2 सीधे समांतर अनंत लंबाई के धारावाही चालकों के प्रति एकांक लंबाई पर लगने वाला बल का व्यंजक लिखिए। तो इन दोनों के बीच में जो सीधी समांतर अनंत लंबाई की धारावाही चालक है, इस लंबाई पर लगने वाले बल की सिर्फ हमें व्यंजक लिखना है। तो इसका उत्तर हो जाएगा आपका, इसका उत्तर है ख का F/L = μ0/2 पाई इंटू I1/I2/R न्यूटन प्रति मीटर। ये इसके व्यंजक हो जाएंगे। अब हम देखेंगे अपना ग प्रश्न। तो ग प्रश्न कह रहा है कि 10 ओम प्रतिरोध तथा 10 हेनरी प्रेरकत्व की एक कुंडली 50 वोल्ट बैटरी से जुड़ी गई है। तो कुंडली में संचित ऊर्जा का मान बताइए। तो ये न्यूमेरिकल है हमारा, तो इसमें से हम नोट कर लेंगे ओम, हेनरी और वोल्ट को, उसके बाद हम संचित ऊर्जा का मान बताएंगे। तो देखिए किस प्रकार से आपका मान रखना है। तो मान रखना है जैसे कि प्रतिरोध हो गया हमारा R = 10 ओम, प्रेरकत्व जो कि L है यानी कि 10 हेनरी, और ये हेनरी है आपका, और यहाँ पे वोल्टेज यानी कि V दिया है 50 वोल्ट। फिर इसका सूत्र लगाएंगे और हल करेंगे। तो इसका सूत्र होगा ओम के नियम के अनुसार हो जाएगा V = IR। ये आपका फॉर्मूला है और आप I का मान निकालेंगे तो लिखेंगे I = V/R। तो V का मान दिया है आपका 50 और R का भी मान दिया है 10। तो इन दोनों को काट देंगे हम तो हो जाएगा 5 एम्पियर। तो I का मान आपका आ गया 5 एम्पियर। तो कुंडली में संचित ऊर्जा, तो संचित ऊर्जा का सूत्र पहले लिखेंगे जो कि है U = 1/2 LT मतलब LI का स्क्वायर। तो जिसमें से हमें I प्राप्त हो चुका है, L का मान दिया है, तो रखेंगे 1/2 इंटू L का मान जो था वो 10 था और I का मान हमने निकाला 5, तो 5 का स्क्वायर। फिर लिखेंगे ये हो जाएगा आपका 12 और 5 5 जा 25। तो यहाँ पे हो जाएगा 1/2 इंटू 10 इंटू 25। तो 25 का आप 10 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 250 हो जाएगा और इसके बाद बाई में 2, इसे हम कटा देंगे तो आ जाएगा 125 जूल, यानी कि U का मान हो गया हमारा 125 जूल आंसर। ये आपके आंसर यानी कि संचित ऊर्जा का मान प्राप्त होता है। फिर हमारा घ नंबर क्वेश्चन है कि क्रांतिक कोण की परिभाषा लिखिए। ये भी 1 नंबर में है, तो हम लिखेंगे क्रांतिक कोण की परिभाषा। तो हेडिंग करेंगे क्रांतिक कोण और लिखेंगे कि जब कोई प्रकाश किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करती है तो आपतन कोण के उस मान को जिसके संगत अपवर्तन कोण का मान 90 डिग्री होता है क्रांतिक कोण कहलाता है। यानी क्रांतिक कोण का मतलब जो सघन विरल माध्यम से जो कोण जाती है वो 90 डिग्री से होकर जाती है, तो इसके अपवर्तन संगत के अपवर्तन कोण का मान हमारा 90 डिग्री का होता है और 90 डिग्री के मान को ही हम क्रांतिक कोण कहते हैं। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका क्रांतिक कोण का डेफिनेशन। फिर हम देखेंगे अपना अगला क्वेश्चन। तो अगला क्वेश्चन है अंक नंबर की हाइड्रोजन के प्रथम बोर कक्षक की त्रिज्या 0.53 एंगस्ट्रॉम है, तो तृतीय बोर कक्ष की त्रिज्या ज्ञात कीजिए। यानी कि प्रथम बोर कक्ष की मान आपको ज्ञात हुआ है तो आप उसमें यानी कि तृतीय बोर कक्ष की त्रिज्या ज्ञात करेंगे। ठीक है, तो चलिए त्रिज्या एक दे दिया है, हम तीसरी त्रिज्या का मान ज्ञात कर लेते हैं। तो हमें इसके लिए क्या लिखना होगा, तो देखिए
सबसे पहले हमें इसमें बोर का सूत्र लगाना होगा। जैसे कि हम अंगा नंबर का प्रश्न लिखेंगे तो R इज इक्वल टू R0n²/z, ये हो गया आपका मान। यहाँ पर हम z हमेशा 1 रखते हैं, तो यहाँ पे आपका हो जाएगा R1 इज इक्वल टू, ये 1 का मान है तो उसका कोई मान नहीं रहेगा, तो यहाँ पे हो जाएगा आपको R0n²। ये मेन फॉर्मूला है, क्योंकि अगर 1 रखेंगे तो 1 का मान तो कुछ नहीं होगा, लेकिन यहाँ पे R1 इज इक्वल टू R0(1)² यहाँ पे हम n का मान 1 रखेंगे। ओके, क्योंकि हम प्रथम बोर का निकल रहे हैं तो हम इसमें n का मान 1 रखेंगे। फिर आगे है जो हमारा R1 का मान था वो है 0.53 एंगस्ट्रॉम, जो कि हमारे क्वेश्चन में दिया है 0.53 एंगस्ट्रॉम, तो इसे हम R1 मानेंगे और इसे R3। तो R1 का जो मान है वो रख दिया हमने, फिर R0 इज इंटू 1 यानी कि n का जो मान था वो हमारा 1 रखा गया है। फिर हम R0 की वैल्यू निकालेंगे तो ये इधर आएगा, तो 0.53 में 1 का मल्टीप्लाई करेंगे तो होगा 0.53 एंगस्ट्रॉम। जैसे हमने R0 का वैल्यू निकाल दिया, उसी तरीके से हम R3 में भी वैल्यू निकालेंगे। तो यहाँ पे R3 इज इक्वल टू R0, तो R0 की वैल्यू हमें जाननी होगी, तभी तो हम तृतीय कक्ष का निकालेंगे। तो यहाँ पे देखिए R3 इज इक्वल टू R0n², तो n का मान क्या था हमारा, जब हम तृतीय कक्षा में जाएंगे तो इसमें हम n का मान 3 रखेंगे। तो यहाँ पे हो जाएगा R3 इज इक्वल टू R0n², तो R3 इज इक्वल टू 0.53 जो हमारा मान है, और n का मान था 3, तो 3 का स्क्वायर। फिर हम रखेंगे यहाँ पे 0.53 इंटू 3 का स्क्वायर हो जाएगा 3 इंटू 3 यानी कि 9, तो इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 0.77 यानी कि 4.77 एंगस्ट्रॉम। ये हो गया हमारा तृतीय बोर कक्ष की त्रिज्या जो हमने ज्ञात कर दी। तो आई होप आपको ये भी न्यूमेरिकल समझ में आ गया होगा। फिर हमारा 4 प्रश्न कह रहा है कि इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी में त्वरक के विभव का मान ज्ञात कीजिए जब इलेक्ट्रॉन का तरंग दैर्ध्य 1 एंगस्ट्रॉम है। तो सबसे पहले इस क्वेश्चन को समझिए। कह रहा है कि इसमें जो इलेक्ट्रॉन के सूक्ष्मदर्शी त्वरक है, सबसे पहले हमें उनका विभव ज्ञात करना है। उसके बाद जबकि इलेक्ट्रॉन का तरंगदैर्ध्य जो है वो हमें 1 एंगस्ट्रॉम रखनी है। तो चलिए देखते हैं इसका सॉल्यूशन क्या होगा। तो यहाँ पे तरंगदैर्ध्य को हम लैम्डा इज इक्वल टू 1 एंगस्ट्रॉम मानेंगे। तो 1 एंगस्ट्रॉम का मान होता है 12.25, तो लैम्डा इज इक्वल टू 12.25 बाई में हम रखेंगे क्या, करनी में भी यानी कि विभव को। ठीक है, तो इसी पे हम हल करेंगे। तो यहाँ पे हम नीचे लिखेंगे कि करनी में भी यानी कि विभव बराबर एंगस्ट्रॉम का मान जो हो जाएगा 1 एंगस्ट्रॉम का 12.27 बाई में हम लेंगे लैम्डा। तो हम भी को इधर कर लेते हैं और लैम्डा को इधर। तो इस तरीके से हमारा विभव ज्ञात हो जाएगा। तो अब हम करेंगे दोनों तरफ का वर्ग करने पर। तो हम इन दोनों का वर्ग करेंगे तो वेक्टर यानी कि करनी में भी का स्क्वायर और बराबर 12.27 बटा लैम्डा का स्क्वायर। फिर इन दोनों का स्क्वायर निकालेंगे तो अगर स्क्वायर निकालेंगे तो ये करनी हट जाएगा तो हो जाएगा भी, और 12.27 बटे लैम्डा का स्क्वायर निकालेंगे तो यहाँ से ये स्क्वायर लेंगे और लैम्डा का मान जो कि है 1, तो 1 का स्क्वायर मानेंगे हम। और फिर यहाँ देखिए जो 12.27 है यानी कि 12.27 गुणे 27 रखेंगे, क्योंकि स्क्वायर का मतलब तो 2 बार गुणा होता है। तो हम गुणा करेंगे एक में भी और उसमें भी, तो एक का मान तो एक ही आएगा। अब इन दोनों का गुणा कर देंगे तो ये हो जाएगा 150.5529। आप मल्टीप्लाई करके देख सकते हैं। तो अगर संख्या बढ़ती जाती है तो हम उसे एक संख्या यहाँ बढ़ा लेते हैं। तो हम मान रख देंगे v इज इक्वल टू 150.6 वोल्ट। ये आपका आंसर हो जाएगा। आप मल्टीप्लाई करके चेक कर सकते हैं। ये आपके फॉर्मूले पे यही आपका आंसर निकलता है विभव का। अब हम देखेंगे अपना अगला प्रश्न। अब हमने खंड अ खंड ब को हल कर लिया। अब हम आएंगे खंड स में।
तो खंड स जो है अब से 2 नंबर के हैं, फिर 3 नंबर के क्वेश्चंस को देखेंगे, फिर 5 नंबर के क्वेश्चंस को देखेंगे। तो 1 नंबर वाले सारे क्वेश्चंस हमारे कंप्लीट हो गए। अब खंड स में पहुंचेंगे, ये हमारा 2 नंबर का क्वेश्चन है। तो पहला क्वेश्चन कह रहा है कि 6 ओम के मोटे तार को खींचकर इसकी लंबाई दोगुनी कर दी जाती है, तो तार के नए प्रतिरोध की गणना कीजिए। तो इसमें जो आर का मान है वो एक बार 6 ओम दे चुका है, इसे खींचकर अगर हम दोगुनी करें तो तार की नए प्रतिरोध का मान क्या होगा। चलिए इसको भी देख लेते हैं। तो ये हो जाएगा आपका, हेडिंग करेंगे खंड स, प्रश्न संख्या तीसरे का क। तो आर का मान जो है वो दिया है 6 ओम, दिया है ना, देखिए 6 ओम। फिर कह रहा है कि n इज इक्वल टू हम 2 रखेंगे क्योंकि दोगुनी हमारी हुई है, 2 गुना, ठीक है। 2 गुना करके हमें इसका मान ज्ञात करना है। तो नए प्रतिरोध का मान निकालेंगे तो लिखेंगे नया प्रतिरोध, फिर लिखेंगे R डैश इज इक्वल टू, यानी कि दूसरे प्रतिरोध नए प्रतिरोध का निकालेंगे तो R इंटू एन का स्क्वायर। तो R का मान है 6 और 2 है, यानी 2 गुना किया गया है तो 2 हो जाएगा, तो 2 का स्क्वायर। तो 6 गुणे 2 दूना के 4, 4 का स्क्वायर। तो नए प्रतिरोध जो है R डैश, तो 6 चौके 24 ओम। तो ये हो गया हमारा 24 ओम मान, यानी कि नए प्रतिरोध का हमने मान निकाल दिया। अब है हमारा क्वेश्चन नंबर तीसरे का ख। तो ख नंबर कह रहा है कि किसी प्रिज्म से अल्पतम विचलन कोण 30 डिग्री है। फिर कह रहा है कि प्रिज्म के प्रथम अपवर्तक पृष्ठ पर अपवर्तन कोण 30 डिग्री है, तो प्रिज्म के पदार्थ का अपवर्तनांक ज्ञात कीजिए। तो इसमें हमारा साइन वाला जो क्वेश्चन है, सिग्मा वाला, वही लगाएंगे। तो कह रहा है कि अल्पतम विचलन कोण 30 डिग्री दिया है और प्रिज्म के प्रथम अपवर्तक पृष्ठ पर अपवर्तन कोण भी 30 डिग्री है, तो प्रिज्म के पदार्थ का अपवर्तनांक ज्ञात कीजिए। तो हमें प्रिज्म का अपवर्तनांक ज्ञात करना है। तो हेडिंग करेंगे प्रश्न संख्या तीसरे का ख। सबसे पहले हम सूत्र लिख देंगे। तो सूत्र हो जाएगा n इज इक्वल टू साइन ब्रैकेट में a प्लस सिग्मा m बाई 2 ब्रैकेट क्लोज बाई साइन a बाई 2, ठीक है। तो यहाँ पे साइन का जो मान है वो 30 डिग्री है, ओके। तो यहाँ हम रखेंगे r इज इक्वल टू 30 डिग्री और सिग्मा m इज इक्वल टू भी 30 डिग्री, क्योंकि हमारा 30 डिग्री यहाँ पे मान दिया हुआ है। देखिए कह रहा है कि अल्पतम विचलन कोण जो कि 30 डिग्री है और यहाँ पर अपवर्तक कोण भी 30 डिग्री है, तो हम दोनों में रख लेंगे, यानी कि r इज इक्वल टू 30 डिग्री और सिग्मा m इज इक्वल टू 30 डिग्री। तो n इज इक्वल टू का मान ज्ञात करेंगे। तो इन सब में हमारे इस सूत्र में जो n का सूत्र लगा है, इसमें हमें सबसे पहले जो सूत्र में जो चीज़ों की ज़रूरत होती है उसका मान हम ज्ञात करेंगे। तो सबसे पहले हमें इस सूत्र से मान को ज्ञात कर लेना है। तो देखिए रखेंगे i इज इक्वल टू a प्लस सिग्मा m बाई 2। तो यहाँ पे ये जो है i इज इक्वल टू इतना इसका मान रखा है, इसको हम r भी मान सकते हैं। तो r इज इक्वल टू a बाई 2। तो a बाई 2 हो गया, तो इसका अभी कोई कुछ लिखना नहीं है आपको। ये r इज इक्वल टू a बाई 2, इसमें a का मान अगर a इज इक्वल टू कर दें तो हो जाएगा 2 और ये इंटू r। तो r का मान पहले ही हम ज्ञात है 30, तो यहाँ पे लिखेंगे 2 गुणे 30, तो हो जाएगा a इज इक्वल टू 60 डिग्री। तो 60 डिग्री हमें प्राप्त हो गया। फिर अगला फॉर्मूला है हमारा i इज इक्वल टू a प्लस सिग्मा m बाई 2। अब इसमें हम a का मान ज्ञात कर चुके और सिग्मा m का मान भी दिया है। तो a का मान हमने ज्ञात किया था 60 डिग्री और सिग्मा m का मान जो है वो हो गया 30 डिग्री, तो बटा में 2। तो हमें i का मान ज्ञात करना था, तो यहाँ से हमें मिल जाता है, अगर इन दोनों को जोड़ें तो हो जाएगा 90 बटा 2। तो i का मान ये कट के आ जाएगा 45 डिग्री। तो यहाँ पर हमें i का मान प्राप्त होता है 45 डिग्री, जो कि हमारे आगे फॉर्मूले में काम करेगा। यहाँ से हम निकालेंगे n इज इक्वल टू साइन i बाई साइन r, जिसमें से इज इक्वल टू साइन i का मान जो साइन है, पहला मान हम लिखेंगे i का 45 और r का ऑलरेडी है 30। तो हम इन दोनों पे अब हम इसको मान रखेंगे। तो n इज इक्वल टू साइन 45 का मान 1/2 में 2 और साइन 30 का मान 1/2, ठीक है।
तो इसमें हम ये जो ऊपर चला जाएगा तो फिर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 2 एकम 2 अब बटा में ये वाला मल्टीप्लाई होगा इसमें, और मतलब प्रथम चढ़ आता है चौथे में और तीसरा आता है दूसरे में। तो यहाँ पे कर्णी 2 बचता है और 2 एकम 2 यहाँ बचता है। तो कर्णी को हटाने के लिए यानी कि हम इसका परिमेयीकरण करेंगे, तो कर्णी में 2 इंटू कर्णी में 2 बटा 2, ठीक है। तो यहाँ से आपको प्राप्त होता है क्या, ये कर्णी में 2 कट गया तो बचा क्या, कर्णी में 2। तो यहाँ पे आपका मान आ जाएगा n = कर्णी में 2। तो यही आपका राइट आंसर है इस फॉर्मूले का। तो आपको ये i का मान ही निकालना था, जैसे कि a और sm हमने ज्ञात कर लिया, तो sin i बाई sin r का प्रिज्म के सूत्र पे हमने ज्ञात किया, तो हमारा n का मान बहुत ही ईजिली प्राप्त हो गया। आई होप आपको ये न्यूमेरिकल समझ में आ गया होगा। अब हम देखेंगे अपना गौ प्रश्न। तो गौ प्रश्न कह रहा है कि परमाणु द्रव्यमान मात्रक AMU की परिभाषा दीजिए और इसका मान किलोग्राम तथा MeV में व्यक्त कीजिए। तो यहाँ पे जो AMU है उसका परमाणु द्रव्यमान मात्रक यानी कि इंग्लिश में कहते हैं एटॉमिक मास यूनिट, यानी कि मात्रक का यूनिट, द्रव्यमान का मास और परमाणु का एटॉमिक यानी कि एटॉमिक मास यूनिट की परिभाषा दीजिए और इसका मान किलोग्राम में तथा MeV में व्यक्त कीजिए। तो सबसे पहले हम परमाणु द्रव्यमान का मात्रक का परिभाषा देख लेते हैं। तो लिखेंगे हम प्रश्न संख्या 3 का ग। हेडिंग रहेगा हमारा परमाणु द्रव्यमान मात्रक AMU। तो इसमें से हम डिफिनीशन इसका लिखेंगे कि मूल कणों जैसे AMU नाभिक तथा परमाणुओं के द्रव्यमान अति सूक्ष्म होते हैं, ठीक है। इसके नाभिक के परमाणुओं का जो द्रव्यमान है वो अति सूक्ष्म यानी कि छोटे छोटे कण होते हैं, जिनके द्रव्यमान को व्यक्त करने के लिए एक मात्रक चुना गया जिसे द्रव्यमान मात्रक कहते हैं। तो इसके मान को व्यक्त करने के लिए एक मात्रक चुने थे जिसको हम द्रव्यमान मात्रक से जानते हैं। फिर पैराग्राफ चेंज करेंगे और AMU का जो है वो होता है कि कार्बन परमाणु 6C यानी कि 12, 6 यानी कि इसका अणुभार 12 है और द्रव्यमान यानी कि 6 है। तो 6C12 के द्रव्यमान के 12वें भाग यानी कि कार्बन का जो है परमाणु का, इसका 12वें भाग को परमाणु द्रव्यमान मात्रक कहते हैं और इसे AMU से व्यक्त करते हैं। तो आपको एक ही चीज़ याद रखनी है, वो है C612 यानी कि कार्बन के 12वें भाग को परमाणु द्रव्यमान का मात्रक कहते हैं, जिसे हम AMU से व्यक्त करते हैं। फिर आगे हम देखेंगे कि आगे कह रहा है कि AMU बराबर 1.66 × 10⁻⁻27 kg होता है, जो कि आपको किग्रा में पता चल गया, ठीक है। ये आपको किलोग्राम में पता चल गया, ठीक है। AMU का मान होता है 1.66 × 10⁻⁻27 kg। तो AMU बराबर, इसका हम गुणा कर दें तो हो जाएगा, मतलब कि AMU का MEV में मात्रा निकालेंगे तो हो जाएगा 3931 MEV, ठीक है। तो ये आपका kg में और MEV में दोनों मान मैंने बता दिया। तो ये हो गया आपका 2 नंबर का क्वेश्चन, जो सिर्फ मान आपको बताना था। फिर हमारा इसमें तीसरे में चौथा क्वेश्चन है कि संलग्न चित्र में प्रदर्शित अमीटर यानी कि A1 तथा A2 से मापी गई वैद्युत धाराएं क्या हैं यदि उनके प्रतिरोध नगण्य तथा PN संधि डायोड आदर्श हो तो ये फिगर है आपका, जिसमें से आपको A1 और A2 मिल चुका है। यहाँ पे ये है आपका 5 ओम प्रतिरोध और यहाँ पे है आपका 5 वोल्ट यानी कि 5 ओम वोल्ट है। यहाँ पे भी आपका 5 प्रतिरोध है और यहाँ पे भी 5 प्रतिरोध है। यहाँ पे है आपका 2 वोल्ट, इधर प्लस जा रहा है और इधर माइनस, और ये यहाँ से स्टार्ट होके आपका यहाँ से फिर यहाँ जाता है। तो यहाँ पे है आपका A1 यानी कि अमीटर और यहाँ पे है आपका A2। चलिए देखते हैं इस क्वेश्चन को हम किस तरीके से लगाएंगे PN संधि डायोड के द्वारा। ये है आपका PN संधि, ओके। तो चलिए देखते हैं। तो यहाँ लिखेंगे प्रश्न संख्या तीसरे का घ नंबर। A1 यानी कि अमीटर का मान है
0। यहाँ पे हम अमीटर को मानते हैं 0। ओके, तो ओम के नियम से सबसे पहले हम भी को देखेंगे। तो भी इज इक्वल टू ओम के नियम में होता है IR। तो हमें ज्ञात क्या करना है? I। ओके, तो यहाँ देखिए I2 इज इक्वल टू हमारा जो है V बाई R हो जाएगा। ओके, तो V का मान जो है हमारा क्या दिया है? V का मान दिया है 2 वोल्ट और R का मान 5। ठीक है, तो यहाँ पे V का मान 2 और R का मान हो गया 5। तो I2 इज इक्वल टू अगर हम 5 का 2 में भाग दें तो हो जाएगा 0.2 एम्पियर। तो हमें वोल्ट ही ज्ञात करना है पीएन संधि में। तो वोल्ट हो गया आपका 0.4 एम्पियर। तो आपका हो जाएगा मान A2 इज इक्वल टू भी 0.4 एम्पियर। जो आपका ये I निकला है वही आपका A2 हो जाएगा। ठीक है, तो A इज इक्वल टू हो जाएगा हमारा 0.4 एम्पियर इसके मान को रखते हुए। ठीक है, तो इसी प्रकार से हमारा घवा प्रश्न भी समाप्त होता है। अब हम देखेंगे अपना अगला प्रश्न। तो अगला प्रश्न है कि खंड द में। अब हम खंड अ ब स को ज्ञात कर चुके हैं। अब हम देखेंगे लास्ट अपना खंड, लास्ट नहीं खंड द, उसके बाद है खंड य। तो खंड द में हमारे कुछ क्वेश्चंस हैं, इसे हम पहले देख लेते हैं। तो पहला क्वेश्चन है चौथे का क। कह रहा है कि विभव प्रवणता से क्या तात्पर्य है? विभव प्रवणता एवं विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के मध्य संबंध स्थापित कीजिए। इसमें से सबसे पहले आपको विभव प्रवणता को समझाना है और विभव प्रवणता एवं विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के मध्य संबंध भी बताना है। और आप ये करेंगे तो आपको पूरे 3 नंबर मिलते हैं। चलिए देखते हैं किस प्रकार से लिखेंगे हमें 3 नंबर मिल जाएंगे। तो हेडिंग करेंगे खंड द, प्रश्न संख्या 4 का क। हेडिंग करेंगे हम विभव प्रवणता। तो विभव प्रवणता क्या है, इससे क्या तात्पर्य है? तो लिखेंगे हम कि वैद्युत क्षेत्र की दिशा में दूरी परिवर्तन के साथ विभव परिवर्तन की दर को विभव प्रवणता कहते हैं। मतलब कि वैद्युत क्षेत्र की जो दिशा है उसमें दूरी परिवर्तन के साथ ही पर विभव में परिवर्तन की दर जो होती है उसे हम विभव प्रवणता कहते हैं। और इसका सूत्र हो जाएगा E इज इक्वल टू माइनस डेल्टा V बटा डेल्टा X। ठीक है, तो इसके आगे कह रहा है कि विभव प्रवणता एवं वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता के मध्य संबंध स्थापित कीजिए। चलिए स्थापित करते हैं इसके संबंध। तो कह रहा है कि जहां पर E इज इक्वल टू विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E है। ठीक है, वेक्टर भी जो है वो विभव प्रवणता या विभव है। ठीक है, और X जो है वो परिवर्तन की दर है। ओके, यहाँ तक वो क्लियर है। फिर कह रहा है इसके संबंध को हम करेंगे। तो यहाँ पे कह रहा है कि ऋणात्मक चिन्ह यह दर्शाता है कि E की दिशा विभव प्रवणता के दिशा के विपरीत है। ओके, तो ये एक फॉर्मूला है और जो मैंने पीछे बताया वो एक फॉर्मूला था। तो इन दोनों के बीच संबंध स्थापित करेंगे तो हो जाएगा हमारा E वेक्टर इज इक्वल टू माइनस डेल्टा V वेक्टर इज इक्वल टू फिर माइनस I वेक्टर dV बाई dx प्लस G वेक्टर dV बाई dy प्लस K वेक्टर dV बाई dE। तो संबंध का जो सूत्र ज्ञात होता है वो हमारा ये सूत्र है। आप इस प्रकार से लिखेंगे तो आपको पूरे नंबर इसमें मिल जाएंगे। तो ये हो गया हमारा चौथे का क प्रश्न। अब हम देखेंगे चौथे का ख प्रश्न। ख प्रश्न कह रहा है कि अपवाह वेग की परिभाषा दीजिए, अपवाह वेग एवं विद्युत धारा में संबंध स्थापित कीजिए। तो सबसे पहले हम अपवाह वेग का परिभाषा देंगे। तो हेडिंग कर लेते हैं अपवाह वेग, यानी कि प्रश्न संख्या 4 का ख। अपवाह वेग में हमें लिखना है कि जब किसी चालक में धारा प्रवाहित की जाती है तो चालक में उपस्थित इलेक्ट्रॉन एक निश्चित वेग 10⁴ मतलब -4 मीटर प्रति सेकंड से गति करने लगता है। जो किसी चालक में धारा प्रवाहित की जाती है, अगर हम किसी भी चालक में अगर धारा का प्रवाह करें तो चालक में जो उपस्थित इलेक्ट्रॉन होते हैं
तो उसका जो निश्चित वेग है उसे हम गति करने लगता है, और यही क्रिया हमारी जो है इलेक्ट्रॉनों के इस नियत सूक्ष्म वेग को ही अपवाह वेग कहते हैं। ओके, यहाँ तक क्लियर है। फिर कह रहा है कि अपवाह वेग के सूत्र को प्रदर्शित करेंगे तभी तो हम संबंध बता सकेंगे। तो यहाँ देखिए हमें इस प्रकार से बताना है कि भी डी व्युत्क्रमानुपाती ई, फिर बी डी इज इक्वल टू जब व्युत्क्रमानुपाती हम हटाएंगे तो म्यू लगाएंगे, तो भी डी इज इक्वल टू म्यू ई, ई इज इक्वल टू विद्युत क्षेत्र और भी डी इज इक्वल टू अपवाह वेग, म्यू इज इक्वल टू इलेक्ट्रॉन की गतिशीलता। तो इन दोनों को हमने व्यक्त कर दिया विद्युत क्षेत्र, अपवाह वेग और इलेक्ट्रॉन की गतिशीलता से। अब है I इज इक्वल टू क्यू टी, क्यू बाई टी। तो डेल्टा L पर कुल आवेश क्या होगा, तो डेल्टा Q बराबर एन क्यू, डेल्टा को हम एन क्यू भी लिख सकते हैं। फिर चूंकि Q इज इक्वल टू एन इंटू ई, तो I इज इक्वल टू एन ई बाई टी, ये भी एक फॉर्मूला है, I इज इक्वल टू एन इंटू बाई टी। फिर कह रहा है चालक में कुल इलेक्ट्रॉन की संख्या, तो कुल इलेक्ट्रॉन की संख्या कैपिटल N इज इक्वल टू एन इंटू ए एन। ओके, तो यहाँ से देखिए चालक का कुल आवेश, सबसे पहले हम सारे सूत्र को एक जगह रख लेंगे तभी हम इसमें संबंध स्थापित कर सकते हैं। Z इज इक्वल टू, तो यहाँ से हो जाएगा Z इज इक्वल टू क्यू अपॉन में T इज इक्वल टू एन इंटू ई, तो Q को लेंगे तो यहाँ से हो जाएगा हमारा N इंटू ए एल इंटू ई। अब प्रवाहित धारा I इज इक्वल टू क्यू बाई टी, जहाँ पे है T इज इक्वल टू दूरी प्रति वेग यानी कि L प्रति वी डी, यानी कि वेग यानी कि T इज इक्वल टू L बाई वी डी। तो यहाँ से देखिए हम लेंगे I और Q के जगह पे हमने जो मान रखा था वो रखेंगे, यानी कि ये N इंटू ए एल इंटू ई, तो वो रखेंगे, और T इज इक्वल टू यहाँ पे रखा था हमने L बाई वी डी, तो यहाँ पे हमने L रखा, इसमें L और L मिल रहे हैं तो हम इसे काट देंगे, तो हमारा प्राप्त होता है I इज इक्वल टू N इंटू ए इंटू ई भी डी। ये हमारा संबंध स्थापित हो चुका। तो इसी प्रकार से हमने N Z Q का मान निकाला और लास्ट में हमने Q बाई 2 पे इसको प्रवाहित कर दिया, तो हमारा अपवहन वेग, अपवाह वेग एवं विद्युत धारा में संबंध स्थापित हो गए। तो इस प्रकार से आपका ये भी जो संबंध था वो क्लियर हो गया 3 नंबर का। तो अब हम देखेंगे अपना चौथे का ग प्रश्न। ग क्वेश्चन जो है काफ़ी बड़ा है, देखने में लग रहा है लेकिन बहुत ही इजी सा एकदम हलवा क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन है कि एक फोटान, एक ड्यूट्रॉन तथा एक अल्फा कण समान विभवांतर से त्वरित होकर एक समान चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत प्रवेश करता है। ठीक है, जो इलेक्ट्रॉन कण है वो समान विभवांतर में त्वरित होकर समान चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत प्रवेश करता है। ठीक है, तो ये सिर्फ क्वेश्चन के आपके मेथड है, लेकिन पहला क्वेश्चन है कि इनकी गतिज ऊर्जाओं की तुलना कीजिए, और दूसरा क्वेश्चन कह रहा है यदि फोटान के वृत्ताकार मार्ग की त्रिज्या 10 सेमी हो तो ड्यूट्रॉन तथा अल्फा कण के मार्ग की त्रिज्या क्या होगी। तो चलिए सबसे पहले हम इस इक्वेशन को देखेंगे, उसके बाद पहले क्वेश्चन को हल करेंगे, फिर दूसरे क्वेश्चन में आएंगे। तो पहला क्वेश्चन इसमें है कि इनकी गतिज ऊर्जा की तुलना कीजिए। सबसे पहले गतिज ऊर्जा की तुलना करेंगे, तो यहाँ पे प्रोटॉन, ड्यूट्रॉन और अल्फा कण को हम विभाजित कर देंगे हीलियम पे, मतलब जो 2+ है उस पे। तो आवेश में हो जाएगा फोटान में 1, ड्यूट्रॉन में 1 और अल्फा कण में 2, और द्रव्यमान भी हो जाएगा 1 और ड्यूट्रॉन हो जाएगा 2, और यहाँ से यहाँ पे आपका हो जाएगा 2 और 2+ यानी कि 4। तो ये आपके आवेश और द्रव्यमान पर डिपेंडेंट है। अब हम आगे सूत्र रखेंगे तो इन सब की ज़रूरत पड़ेगी, इसलिए मैंने आपको पहले ही ये क्लियर कर दिया कि इस पे आवेश 1 है प्रोटॉन पे, और ड्यूट्रॉन पे 1 है, और अल्फा कण पे 2 है, लेकिन द्रव्यमान 1 है, 2 है और 4 है। ओके, तो फिर आगे देखते हैं। तो गतिज ऊर्जा का जो सूत्र है वो है, पहले क्वेश्चन में गतिज ऊर्जा की तुलना करनी है, तो के ई इज इक्वल टू क्यू इंटू भी, तो के ई इज व्युत्क्रमानुपाती क्यू। फिर होगा गतिज ऊर्जा का अनुपात, तो देखिए
जो कि यहाँ पे हो जाएगा अनुपात उनका, तो आपका जो ई है यानी कि इलेक्ट्रॉन वो हो जाएंगे आपके 1, ओके, यानी कि आवेश। फिर कह रहा है कि के हो गया 1, ई हो गया 1, आवेश क्या है आपके, वो हैं 2, क्यू, ओके। तो यहाँ पे 1 संबंध 1 संबंध 2, ये आपका गतिज ऊर्जा का अनुपात हो गया। अब हम देखेंगे अपना दूसरा क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन कह रहा है कि यदि फोटान के वृत्ताकार मार्ग की त्रिज्या 10 सेमी हो तो ड्यूट्रॉन तथा अल्फा कण के मार्गों की त्रिज्याएं क्या होगी। तो इसमें हो जाएगा आपका R = m फिर भी बटे में क्यू बी। तो R व्युत्क्रमानुपाती m/q रखेंगे। m है हमारा द्रव्यमान, q है हमारा आवेश। तो यहाँ पे आपका हो जाएगा त्रिज्या का अनुपात जो कि है 1/1, यानी कि जो त्रिज्या है वो 1/1 है, संबंधे 2/1, संबंधे त्रिज्या थी हमारी क्वेश्चन में 4, त्रिज्या थी हमारी 10, तो ये हम कटा देंगे। तो यहाँ पे आपका हो जाएगा 10 जो मान है वो आपको लास्ट में पता चल जाएंगे। तो यहाँ पे 4 हो गया बटा में 2, 4 से 2 कट गया, 2 आ गया। तो यहाँ पे हो जाएगा 1 संबंधे 2 संबंधे 2, और यहाँ पे जो त्रिज्या है वो दिया है 10 सेमी। तो इसमें हम 10 का गुणा कर देंगे तो हमारी ड्यूट्रॉन तथा अल्फा कण की त्रिज्या ज्ञात हो जाएगी। तो 1 दहाई 10, 2 दहाई में 10, 20, और 2 दहाई में 20, यानी कि 10 संबंधे 20 संबंधे 20। तो ये क्वेश्चंस के आपके 2 आंसर हो गए, एक 1:1:2 और दूसरा हो गया 10:20:20। तो आपके यहाँ पे 2 क्वेश्चंस के दोनों आंसर हो गए। अब हम देखेंगे अपना घ प्रश्न। घ प्रश्न कह रहा है कि फैराडे के विद्युत चुंबकीय प्रेरण संबंधी नियम लिखिए। तो आपके फैराडे से विद्युत चुंबकीय प्रेरण के संबंधित जो नियम है उसे प्रदर्शित करना है। चलिए देख लेते हैं इसको भी। यहाँ पे हम हेडिंग करेंगे प्रश्न संख्या 4 का घ, और हेडिंग है हमारा फैराडे के विद्युत चुंबकीय प्रेरण संबंधी नियम। प्रथम नियम क्या है? तो पहला नियम है कि इस नियम के अनुसार जब किसी कुंडली तथा चुंबक के बीच आपतित गति होता है, यानी किसी कुंडली और चुंबक के बीच जब आपतित गति होता है तो चुंबकीय फ्लक्सों की संख्या में परिवर्तन होता है, जिसके कारण कुंडली में प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न होता है। ओके, तो इस नियम के अनुसार यहाँ पे जो आपतित गति है वो चुंबक के बीच उपवर्तित होती है और चुंबकीय फ्लक्सों की संख्या में परिवर्तन लाती है, जिसके कारण चुंबक जो है कुंडली से परिवर्तित विद्युत वाहक बल उत्पन्न करता है। तो इसका जो फिगर है वहाँ से आप समझ सकते हैं। तो इस प्रकार से इसका फिगर है कि यहाँ से आपका N और S है, यानी कि दिशा का है। यहाँ पे अपेक्षिक गति है, जो यहाँ से इसकी गति निकल रही है, ये हो गया आपका I यानी कि विद्युत, और यहाँ पे ये हो जाता है आपका फाई। ओके, तो ये जो आपकी प्रेरित चुंबक का कुंडली है, ओके, जो प्रेरित विद्युत वाहक बल से डिनोट करता है और चुंबकीय फ्लक्सों की संख्या में परिवर्तन लाता है। तो अब यहाँ से समझिए कि चुंबकीय फ्लक्सों की संख्या में परिवर्तन लाने की गति को ही हम फैराडे के विद्युत चुंबकीय प्रेरण संबंधी नियम कहते हैं। ओके, तो यहाँ से अगर आप समझते हैं तो आप इसकी डिफिनीशन को अपनी भाषा में लिख सकते हैं कि इस नियम के अनुसार जब किसी कुंडली में चुंबक के बीच, उन दोनों के चुंबक के बीच आपतित गति होती है, इसकी गति को, तो चुंबकीय फ्लक्सों की संख्या में परिवर्तन होता है, जिसके कारण कुंडली में प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न होता है, प्रेरित विद्युत वाहक बल, और यही हमारा फैराडे के प्रथम नियम कहता है। अब हम देखेंगे अपना द्वितीय नियम। द्वितीय नियम में है कि इस नियम के अनुसार चुंबकीय फ्लक्सों की संख्या में परिवर्तन की दर प्रेरित विद्युत वाहक बल के समानुपाती होता है।
यानी कि इस नियम के अनुसार जो चुंबकीय फ्लक्स की संख्या है उसके परिवर्तन के दर जो है वो प्रेरित विद्युत वाहक बल के समानुपाती होते हैं, यानी कि एक समान हो जाते हैं। तो हम इसके इक्वेशन को लिखेंगे कि ई व्युत्क्रमानुपाती डी फाई बाई डी टी। तो ई व्युत्क्रमानुपाती फाई 2 माइनस फाई 1 बाई टी। तो E इज इक्वल टू माइनस डी फाई बाई डी टी। ये आपका हो जाएगा फैराडे के विद्युत चुंबकीय के संबंधित नियम का सूत्र। तो ये हो गया हमारे फैराडे के दो नियम जो आपको इसी प्रकार से लिखने हैं। आपको इसमें 3 नंबर मिल जाएंगे। तो अब हम देखेंगे अपना अंगा प्रश्न। अंगा प्रश्न कह रहा है कि किसी पर्दे को बिंब से 90 सेमी दूरी पर रखा गया है। कोई पर्दा है जिसके बिंब को हमने 90 सेमी की दूरी पर रखा है। पर्दे पर किसी उत्तल लेंस द्वारा उसे एक दूसरे से 20 सेमी दूर स्थितियों पर रखकर 2 प्रतिबिंब बनाए जाते हैं। तो लेंस की फोकस दूरी ज्ञात कीजिए। यहाँ पे 90 सेमी और 20 सेमी आपके बिंब का मान दिया है और यहाँ पर लेंस की फोकस दूरी आपको ज्ञात करनी है। चलिए देखते हैं कौन से सूत्र इसमें आएंगे और किस प्रकार से हम लेंस की फोकस दूरी ज्ञात करेंगे। प्रश्न संख्या 4 का अंग नंबर। तो इसमें कह रहा है कि ये हो जाएगा, हमने नोट किया है पर्दे तथा वस्तु के बीच की दूरी हमने ए मानना है। ओके, पर्दे और वस्तु के बीच की जो दूरी है उसे हम ए मानेंगे और इसका मान दिया है 90 सेमी। ठीक है, तो 90 सेमी हम लिख लेंगे यहाँ पे 90 सेंटीमीटर। अब लेंस की 2 स्थितियों के बीच की दूरी डी है। दूरी को हम डी से डिनोट करते हैं। तो दोनों लेंस के बीच की दूरी एक दूसरे की दूरी क्या है 20 सेमी। तो लिखेंगे 20 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे पूछा है लेंस की फोकस दूरी क्या होगी, फोकस यानी कि एफ। तो हम यहाँ पर एफ दूरी इसकी ज्ञात करेंगे। तो यहाँ पे सूत्र हो जाएगा लेंस का विस्थापन। विस्थापन लेंस की सूत्र हो जाएगा F इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर बाई 4a। तो इसी सूत्र पे यहाँ पे हमने a और d का मान रख लिया है। इस सूत्र पे लगाएंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। तो यहाँ पे हम रखेंगे कि F इज इक्वल टू a का मान है 90 सेमी तो लिखेंगे 90 का स्क्वायर माइनस डी का मान है 20 सेमी तो लिखेंगे 20 का स्क्वायर इंटू 4 है 4a। तो 4 इंटू 90 यानी कि a का मान है तो 90 का हो जाएगा। तो फिर यहाँ पे देखिए 9 9 81 हो जाएगा। 8100 और यहाँ पे माइनस 2 दूना के 4 यानी कि 400 और आप माइनस करेंगे तो आपका ये आ जाएगा यहाँ पे 7700। ओके, और 4 9 36 यानी कि 360। तो आप इन दोनों को माइनस करते हैं तो हो जाएगा 7700 और यहाँ पे आएगा 360। तो ये आपके मान ज्ञात हो गए एफ के, लेकिन आपको पॉइंट में लिखना पड़ेगा क्योंकि ऐसे आंसर आप नहीं लिख सकते। तो यहाँ पे 0 0 कट गया। 36 में 770 का भाग देंगे तो आ जाएगा 21.4 सेंटीमीटर जो हो जाएगी हमारी फोकस दूरी लेंस की। इसी प्रकार से हमारा ये आंसर प्राप्त होता है। बहुत ही छोटा सा क्वेश्चन था लेंस की फोकस दूरी। तो हमने दोनों मान दिया हुआ है तो हमने दोनों मान को रख के इस सूत्र पे ज्ञात कर लिया। आई होप आपको ये न्यूमेरिकल समझ में आ गया होगा। अब हम देखेंगे अपना 5वां प्रश्न। 5वां प्रश्न कह रहा है कि चुंबकत्व के परमाणुवीय मॉडल की व्याख्या कीजिए और यदि पृथ्वी के किसी स्थान पर पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र के ऊर्ध्वाधर घटक का मान क्षैतिज घटक के मान का करनी में 3 गुना हो तो उस स्थान पर नतिक कोण का मान क्या होगा। तो हम यहाँ पर नतिक कोण का मान ज्ञात करेंगे और इसमें हमें करनी में 3 गुना मान इसका क्षैतिज घटक का रखना है। तो सबसे पहले परमाणुवीय मॉडल की व्याख्या कर लेते हैं, फिर इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे। तो हेडिंग करेंगे प्रश्न संख्या 5वें का क और हेडिंग रहेगा हमारा चुंबकत्व का परमाणुवीय मॉडल। तो चुंबकत्व का परमाणुवीय मॉडल लिखेंगे कि प्रत्येक पदार्थ असंख्य परमाणुओं से मिलकर बना है और प्रत्येक परमाणु के केंद्र पर एक। तो पहले यहाँ तक समझ लीजिए कि प्रत्येक पदार्थ जो है इसका कण कण असंख्य परमाणुओं से मिलकर बना है और प्रत्येक परमाणु के केंद्र पर एक, यानी कि हर एक परमाणु के केंद्र पर एक क्या है,
एक धनावेशित नाभिक होता है। ओके, एक धनावेशित नाभिक होता है प्रत्येक कण पर, जिसके चारों ओर विभिन्न कक्षाओं में इलेक्ट्रॉन घूमते रहते हैं। ये इलेक्ट्रॉन कक्षीय परिक्रमण के अतिरिक्त अपनी धुरी पर भी घूमते रहते हैं। इसे चक्रण कहते हैं। चूंकि प्रत्येक इलेक्ट्रॉन आवेशित होता है, अतः कक्षीय अथवा चक्रण गति करता हुआ इलेक्ट्रॉन एक धारावाही लूप या चुंबकीय द्विध्रुव की भांति व्यवहार करता है। इसी कारण परमाणु में चुंबकीय आघूर्ण उत्पन्न होता है। ओके, तो यहाँ पे ये कह रहा है कि प्रत्येक कण पे तो नाभिक होता है, जिसके चारों ओर विभिन्न कक्षाएं इलेक्ट्रॉन से घूमती रहती हैं, और इसे इलेक्ट्रॉन कक्षीय परिक्रमण के अतिरिक्त हमें अपनी धुरी पर घूमते हैं, यानी कि उस कक्ष में घूमते हैं, और इसे चक्रण कहते हैं। यानी कि एक चक्र होता है जिस पे ये घूमते हैं, और उसे हम चक्रण कहते हैं। चूँकि प्रत्येक इलेक्ट्रॉन आवेशित होता है, अतः कक्षीय अथवा चक्रण गति करता हुआ इलेक्ट्रॉन एक धारावाही लूप या चुंबकीय विद्युतों की भांति व्यवहार करता है। इसी कारण परमाणु में चुंबकीय आघूर्ण उत्पन्न होता है। क्या होता है कि इसी कारण परमाणु में चुंबकत्व का आघूर्ण प्राप्त होने लगता है। तो सबसे पहले इस फिगर को देखेंगे और समझेंगे, उसके बाद हम नत्ती कोण के मान को ज्ञात करेंगे। तो फिगर में कह रहा है कि फिगर में आपको एक चक्रण बनाना है, जिसके बीच में आपका नाभिक है, और ये चक्रण जो है इस कक्षीय में परिक्रमण करता है। ठीक है, कक्षीय परिक्रमण करता है, और यहाँ पे जो बिंदु है ये मतलब इस कक्षीय में एक बिंदु जो है वो ही उसका घूमता हुआ चक्रण करता है, और बीच में नाभिक है। तो नाभिक के बाहर कक्षीय का परिक्रमण है, जो उसमें चारों ओर घूमता है, वो उसका चक्रण कहलाता है। ओके, तो यहाँ से आपको क्लियर हो जाना चाहिए कि नाभिक है, नाभिक के ऊपर कक्ष है, कक्ष का जो परिक्रमण है वो चक्रण करता है, यानी कि एक चक्र की तरह वह घूमता रहता है किसी एक कण को लेके। तो यहाँ पे जो धनावेशित नाभिक होता है वही चक्रण यहाँ पे चारों ओर घूमने लगता है कक्षाओं के बाहर इलेक्ट्रॉन के रूप में। तो इसके आगे जो क्वेश्चन कह रहा है वो ये कह रहा है कि यदि पृथ्वी के किसी स्थान पर पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र का ऊर्ध्वाधर घटक का मान क्षैतिज घटक के मान का करनी में 3 गुना हो, तो उस पर नत्ती कोण का मान क्या होगा। चलिए नत्ती कोण का मान ही देख लेते हैं। तो यहाँ पे हम लिखेंगे सिग्मा, जो कि नत्ती कोण को से डिनोट हुआ है। तो 10 सिग्मा इज इक्वल टू V बाई H। तो V इज इक्वल टू 10 सिग्मा को हम रखेंगे क्या, करनी में 3, तो लिखेंगे V इज इक्वल टू H बाई करनी में 3। तो V बाई H इसको ले लेंगे बराबर 1 बाई करनी में 3। तो यहाँ से आपका हो जाएगा कि करनी 10 सिग्मा इज इक्वल टू 1 बाई रूट 3। तो सिग्मा इज इक्वल टू 10 यूनिवर्स। तो 10 का मान क्या है, 10 30। तो यहाँ पे आपका हो जाएगा सिग्मा का मान 30। तो यहाँ से आपका नत्ती कोण का मान, यहाँ से सिग्मा 30 प्राप्त होता है, यानी कि आपका नत्ती कोण का मान 30 आएगा। ये हो गया आपका नत्ती कोण का मान। तो यहाँ से आपको क्लियर होगा कि आपको इस सूत्र पे 10 सिग्मा के सूत्र पे नत्ती कोण मानना है। V बाई H, V इज इक्वल टू H बाई करनी में 3, VH इज इक्वल टू 1 बाई करनी में 3, और 10 सिग्मा इज इक्वल टू 1 बाई रूट 3। उसके बाद हम 10 यूनिवर्स लेंगे, और 10 का मान है 30 डिग्री, तो सिग्मा का मान हुआ 30 डिग्री। तो ये हो गया हमारा आपके इस 5वें का क प्रश्न का पूरा सॉल्यूशन, जो कि इस प्रकार है। अब हम देखेंगे अपना 5वें का ख प्रश्न। 5वें का ख प्रश्न पूछ रहा है LCR पे। कह रहा है कि किसी प्रत्यावर्ती परिपथ में LCR श्रेणी क्रम में जुड़े हैं। ठीक है, कोई परिपथ है जिसमें LCR श्रेणी क्रम में जुड़े हैं। इस परिपथ का आरेख बनाइए। ठीक है, इसका आरेख बनाना है। उसके बाद कह रहा है परिपथ की प्रतिबाधा का अनुनादी आवृत्ति के लिए सूत्र लिखिए। यदि परिपथ में लगा परिवर्ती विभव 300 वोल्ट हो, प्रेरण प्रतिघात 50 ओम हो,
धारितीय प्रतिघात 50 ओम तथा ओमीय प्रतिरोध 10 ओम हो तो परिपथ की प्रतिबाधा तथा LC एवं R के सिरों के बीच विभवांतर ज्ञात कीजिए। ओके, तो यहाँ से पहले क्वेश्चन ये है कि LCR तीनों के मान यहाँ पे वोल्ट, ओम और यहाँ पे भी ओम, यानी कि प्रतिरोध के सारे मान दिए हैं। आपको LCR श्रेणी क्रम में निकालना है। चलिए देख लेते हैं इसका भी सॉल्यूशन। तो हेडिंग करेंगे प्रश्न संख्या 5वें का ख। फिगर को बनाएंगे। यहाँ पे आपका L है, यहाँ C है और यहाँ R। ओके, LCR से हमारा फिगर बन गया। यहाँ हो जाएगा VL, यहाँ हो जाएगा VC और यहाँ हो जाएगा VR। ओके, तो इन तीनों का मान जो है वो प्रत्येक करके दे चुका है। तो यहाँ लिखना है V = 300 वोल्ट, XL = 50 प्रतिरोध यानी ओम, XC = 50 ओम और R = 10 ओम। ये चार हमारे सारे मान दे दिए हैं और इसी पे हमें सूत्र के हिसाब से इस सवाल को लगाना है। ओके, तो ये हमारा इक्वेशन हो गया। अब हम क्वेश्चन सॉल्व। तो जैसा कि हमने ये चारों इक्वेशन रख लिया, तो 4R परिपथ की प्रतिबाधा बराबर Z, हम Z मानेंगे। तो Z = सूत्र होता है रूट में ब्रैकेट में x2 फिर माइनस XC का स्क्वायर प्लस R का स्क्वायर। तो यहाँ पे x2 यानी कि हम XL और XC का मान रखेंगे जो कि दोनों ही 50 है। तो 50 - 50 का स्क्वायर प्लस 10 का स्क्वायर, क्योंकि R की वैल्यू हमारी 10 है। तो इसमें से माइनस करेंगे तो हो जाएगा हमारा 0 और यहाँ बचा हमारा 10, तो हो जाएगा 10 का स्क्वायर। तो 10 का स्क्वायर निकालेंगे तो ये स्क्वायर करेंगे तो 100 और रूट से बाहर निकालेंगे तो हो जाएगा 10। तो हमारी Z की वैल्यू यहाँ से निकलती है 10 ओम। तो यहाँ पे हो गया हमारा Z की वैल्यू। आगे हमें निकालना है I का मान। तो I = फॉर्मूला होता है V/Z। तो V की वैल्यू क्या है हमारी 300 वोल्ट और यहाँ पे Z की वैल्यू आई है हमारी 10। तो रखेंगे 300/10। तो I = 0 0 कट गया तो बच गया यहाँ पे 30 एम्पियर। तो I का मान हो गया 30 एम्पियर। अब हम निकालेंगे अपना VL। ठीक है, LCR में हम अपना VL निकालेंगे, जिसके लिए फॉर्मूला लगेगा हमारा कि VL = I × L। तो यहाँ पे हो जाएगा हमारा = 30 × 50। तो VL = 1500 वोल्ट। यहाँ पे हम निकालेंगे VC। तो VC का हो जाएगा I × C। I की वैल्यू है 30 और C की वैल्यू है 50। तो यहाँ पे भी हो जाएगा 1500 वोल्ट। फिर हम निकालेंगे VR। तो LCR तीनों निकालना था, तो VR निकल चुका है हमारा I × R। तो I की वैल्यू है 30, R की वैल्यू है 10। तो VR = 300 वोल्ट। यहाँ से हमारा VL, VC और VR निकल गया। तो इसी प्रकार से ये तीनों के हमारे मान प्राप्त हो गए। तो ये क्वेश्चन का हमारा सॉल्यूशन ये खत्म। अब है हमारा अगला क्वेश्चन, ग नंबर। क्वेश्चन है हमारा 5वें का ग प्रश्न। मैक्सवेल के विद्युत चुंबकीय तरंग सिद्धांत की व्याख्या कीजिए। इन दोनों में से हमने ख का अथवा प्रश्न 1 लगा दिया LCR का। अब हमारा क्वेश्चन नंबर ग है कि मैक्सवेल के विद्युत चुंबकीय तरंग का सिद्धांत की व्याख्या कीजिए। तो जो इनके सिद्धांत हैं मैक्सवेल के वो हम लिखेंगे और 3 नंबर का है तो आप इसे नोट कर लीजिएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा कि हेडिंग करेंगे हम मैक्सवेल का वैद्युत चुंबकीय तरंग सिद्धांत, प्रश्न संख्या 5वें का ग। ठीक है, हेडिंग के बाद हम लिखेंगे कि मैक्सवेल नामक वैज्ञानिक ने विद्युत चुंबकीय तरंग के संबंध में एक सिद्धांत दिया जिसे मैक्सवेल का विद्युत चुंबकीय तरंग सिद्धांत कहते हैं। ये इसका डिफिनीशन है कि मैक्सवेल के जो नामक वैज्ञानिक हैं वो विद्युत चुंबकीय के संबंधित एक सिद्धांत दिया जो मैक्सवेल का विद्युत चुंबकीय तरंग सिद्धांत कहलाता है। फिर हेडिंग करेंगे हम इस सिद्धांत के अनुसार। तो कुछ टॉपिक्स हैं जो हमें इसमें लिखना है। जैसे कि पहला कह रहा है कि जब कोई आवेशित कण त्वरित गति करता है तो ऊर्जा तरंगों के रूप में उत्सर्जित होने लगती है। क्या करती है? जब कोई आवेशित कण त्वरित गति करता है तो ऊर्जा तरंगों के रूप में उत्सर्जित होने लगती है। तो उन तरंगों को विद्युत चुंबकीय तरंग कहते हैं। फिर दूसरा है हमारा कि इन तरंगों के संचरण के लिए किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। ये जो तरंग है इसके संचरण अगर हम करते हैं तो इसमें भी किसी भी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती। तीसरा हमारा मेथड है कि
तीसरा मेथड कह रहा है कि यह तरंगे विद्युत तथा चुंबकीय क्षेत्र के परस्पर लंबवत तथा तरंग संचरण के दिशा के लंबवत होता है। ठीक है, ये जो तरंगे हैं विद्युत चुंबकीय क्षेत्र में परस्पर लंब में आती हैं और ये तरंग संचरण के दिशा के लंबवत होती हैं, मतलब एकदम सीधे होती हैं। चौथा कह रहा है कि मैक्सवेल ने गणना द्वारा यह भी सिद्ध किया कि विद्युत चुंबकीय तरंगों का वेग 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड होता है। और पांचवा है इक्वेशन कि इसके निष्कर्ष पर मैक्सवेल ने बताया कि प्रकाश विद्युत चुंबकीय तरंगों के रूप में गति करता है। ये जो प्रकाश है वो मैक्सवेल ने बताया कि ये एक विद्युत चुंबकीय तरंगों के रूप में भी गति करता है। तो ये पांचों हमारे टॉपिक्स थे और कुछ तर्क थे इसमें जो मैक्सवेल के इस नियम पर आधारित है। तो ये रहा मैक्सवेल के विद्युत चुंबकीय तरंगों के सिद्धांत के आधार पर फिगर। हमें एक लाइन खींचकर उसमें हमारे विद्युत क्षेत्र का जो कुंडली है वो उससे ऐड देना है, मतलब एक दूसरे से लिपटी हुई होती है और उसके बीच में जो होते हैं वो ई और बी, यानी कि चुंबकीय क्षेत्र ई और चुंबकीय विद्युत क्षेत्र ई और चुंबकीय क्षेत्र बी के ये तार लपेटे होते हैं और ये जो गति करता है वो तरंग संचरण की दिशा को प्रदर्शित करता है। तो इसी प्रकार से ये जो प्रवाहित धारा हो रही है, एक ओर से विद्युत क्षेत्र हो रही है और दूसरी ओर से चुंबकीय क्षेत्र हो रही है। तो इसी फिगर को आप नोट कर लीजिएगा क्योंकि ये मैक्सवेल के सिद्धांत पर आधारित चुंबकीय तरंगे का ये फिगर है जो तरंग संचरण की दिशा में प्रवाहित होता है। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 5वें का ग। अब हम चलेंगे क्वेश्चन नंबर 5वें के घ प्रश्न में। तो घ प्रश्न कह रहा है कि तरंगों व समपोषी तथा विनाशी व्यतिकरण के लिए आवश्यक शर्तें बताइए। हमें तरंगों पर समपोषी और विनाशी व्यतिकरण के लिए आवश्यक कुछ शर्तें लिखनी है, यानी कि इन दोनों के अंतर बारी बारी से लिखने हैं जो कि 3 नंबर में है। चलिए घ नंबर सॉल्व करते हैं हेडिंग के साथ। तो हेडिंग करेंगे प्रश्न संख्या 5वें का घ है कि तरंगों के समपोषी और विनाशी व्यतिकरण के लिए जरूरी शर्तें ये हैं। पहला है कि समपोषी व्यतिकरण के लिए दोनों तरंगों के बीच कलांतर शून्य या पाई का समगुणक होना चाहिए। ठीक है, जो समपोषी व्यतिकरण है उसमें तरंगों के बीच कलांतर शून्य होना चाहिए या फिर पाई का समगुणक होना चाहिए। दूसरा तर्क है कि विनाशी व्यतिकरण के लिए दोनों तरंगों के बीच कलांतर पाई का विषम गुणक होना चाहिए। इसमें विषम होना चाहिए और समपोषी में सम होना चाहिए। दैट्स क्लियर। यहाँ पे आपका वी से हो गया विनाशी यानी कि विषम गुणक और यहाँ पे समपोषी यानी कि सम गुणक। तीसरा इस पर टॉपिक है कि समपोषी व्यतिकरण में दोनों तरंगे समान कला में मिलती हैं। ठीक है, जो समपोषी व्यतिकरण है उसमें दोनों तरंगे जो हैं वो समान कला में मिलती हैं। फिर अगला टॉपिक है इसमें कि विनाशी व्यतिकरण में दोनों तरंगे विपरीत कला में मिलती हैं। ओके, ये समान कला में मिलेंगे और ये जो विनाशी है वो विपरीत कला में मिलेंगे। ये हो गए 4 तर्क। अब 5वां तर्क है कि समपोषी व्यतिकरण में तरंगों के शीघ्र और गर्त में मिलते हैं, यानी कि समपोषी जब व्यतिकरण होता है तो उसमें जो तरंगे रेखा होती हैं वो शीघ्र और गर्त पर मिलती हैं। फिर है अगला कि विनाशी व्यतिकरण में एक तरंग का शीघ्र दूसरी तरंग के गर्त पर मिलता है। ठीक है, विनाशी व्यतिकरण में जो तरंग है वो शीघ्र ही और दूसरी तरंग में गर्त में मिलने लगती हैं। तो ये हो गया हमारा समपोषी और विनाशी व्यतिकरण के 6 तर्क जो आपको 3 नंबर के लिए बहुत ही सटीक आंसर है। तो अब हम चलेंगे अपना 5वें का अंग नंबर। 5वें का अंग नंबर प्रश्न है कि प्रकाश वैद्युत प्रभाव के लिए नियम लिखिए। तो हम प्रकाश वैद्युत प्रभाव के लिए नियम लिखेंगे जो कि है। ठीक है, तो हेडिंग करेंगे इस प्रकार से हेडिंग करेंगे कि प्रश्न संख्या 5वें का अंग और लिखेंगे प्रकाश वैद्युत प्रभाव के नियम। ठीक है, तो इसमें हम लिखेंगे कि इसमें निम्न 4 नियम होते हैं। वो चारों नियम कौन से हैं? तो पहला नियम है कि प्रकाश वैद्युत प्रभाव में इलेक्ट्रॉन उत्सर्जन के लिए कोई समय पश्चाता नहीं होती है। ठीक है, इसमें कोई भी समय की
पश्चता नहीं होती, क्योंकि इसमें इलेक्ट्रॉन के उत्सर्जन के लिए जो समय की पश्चता यानी विवाद है वो नहीं होता है। दूसरा कह रहा है कि प्रकाश वैद्युत प्रकाश में उत्सर्जित इलेक्ट्रॉन की संख्या प्रकाश की तीव्रता पर निर्भर करता है, आवृत्ति पर नहीं। यानी कि इसकी ये गति पर निर्भर करेगा, उत्सर्जित इलेक्ट्रॉन की संख्या यानी प्रकाश की तीव्रता पर निर्भर करता है, उसकी आवृत्ति पर नहीं। तीसरा है प्रकाश वैद्युत प्रभाव में उत्सर्जित इलेक्ट्रॉन का वेग प्रकाश की आवृत्ति पर निर्भर करता है, तीव्रता पर नहीं। इसमें कह रहा है कि इसकी आवृत्ति पर निर्भर करेगा और इसकी तीव्रता पर नहीं। यहाँ पर उसका वेग जो है उसमें तो इलेक्ट्रॉन की संख्या थी, लेकिन इसमें जो है ये वेग है तो ये आवृत्ति पर निर्भर करता है, तीव्रता पर नहीं। चौथा नियम इसका है कि धातु की सतह से इलेक्ट्रॉन उत्सर्जन के लिए एक न्यूनतम आवृत्ति की आवश्यकता होती है, जिसे देहली आवृत्ति कहते हैं। ठीक है, धातु की सतह से इलेक्ट्रॉन उत्सर्जन के लिए एक न्यूनतम यानी कि नॉर्मल आवृत्ति की आवश्यकता होती है, देहली आवृत्ति की नहीं, जिसे हम देहली आवृत्ति कहते हैं। इस टॉपिक को यानी इस तर्क को हम देहली आवृत्ति से भी कह सकते हैं। इसका ये डिफिनीशन हो सकता है कि धातु की सतह से इलेक्ट्रॉन उत्सर्जन के लिए एक न्यूनतम आवृत्ति की आवश्यकता होती है, जिसे देहली आवृत्ति कहते हैं। तो ये हो गया हमारे प्रकाश वैद्युत प्रभाव के नियम, जिसमें 4 तर्क थे। अब हम चलेंगे अपना खंड य प्रश्न में। खंड य प्रश्न क्या कहता है? तो खंड य कह रहा है कि स्थिर वैद्युतीय, ठीक है, यानी कि वैद्युत भौतिकी का गॉस प्रमेय लिखिए। इसकी सहायता से एक सामान्य रूप में आवेशित अनंत लंबाई के सीधे तार के निकट वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता के लिए व्यंजक प्राप्त कीजिए। तो इसमें गाउस प्रमेय की नियम की सहायता से हमें एक सीधे तार पर आवेशित लंबाई के निकट वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता के लिए व्यंजक प्राप्त करना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम गाउस प्रमेय के सूत्र को उत्पन्न करेंगे, ठीक है, सॉल्व करेंगे। चलिए देखते हैं छठवां प्रश्न। सबसे पहले हम हेडिंग करेंगे खंड य, प्रश्न संख्या 6। हम इस फिगर को बनाएंगे और इस फिगर को जान लेते हैं। देखिए, हमें एक बेलनाकार आकार बनाना है, जिसमें से एक हमारी रेखीय आवेश जो है यहाँ से एक लाइन बनेगी जो तार की लंबाई है। ठीक है, और यहाँ से ये लेंथ है यानी हमारा L, और ये जो लाइन है वो हमारा E है, और यहाँ से ये जो डॉटेड आपको दिख रहा है वो हमारा D है, और ये जो आपके लाइंस बॉक्स दिख रहे हैं वो हमारा DA है, और ये जो आधा है वो हमारा R यानी कि त्रिज्या है, और थीटा हमारा 0 डिग्री पर है। यहाँ पे कह रहा है कि रेखीय आवेश घनत्व, इसमें हमें सबसे पहले रेखीय आवेश घनत्व को जानेंगे। जैसे कि किसी तार की प्रति एकांक लंबाई पर विपरीत आवेश की मात्रा को रेखीय आवेश घनत्व कहते हैं। ठीक है, यहाँ पे ये कह रहा है कि किसी तार की प्रति एकांक लंबाई, यानी कि कोई तार है जिसकी प्रति एकांक लंबाई के आवेश यानी कि E आवेश के मात्रा को रेखीय आवेश घनत्व कहते हैं, जो कि हमारा प्लस से यहाँ डिनोट होता जा रहा है। ओके, तो ये हो जाएगा हमारा लैम्डा इज इक्वल टू Q बाई L। तो Q इज इक्वल टू हम लैम्डा L कर देंगे, जिसका मात्रक होता है कूलाम प्रति मीटर। ठीक है, दैट्स क्लियर। यहाँ से लैम्डा इज इक्वल टू Q बाई L, यानी Q इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, लैम्डा इंटू L। तो आवेश का मात्रा कूलाम प्रति मीटर। यहाँ पे हम देखेंगे इस तर्क को कि माना चालक से दूरी R पर बिंदु PQ जिस पर तीव्रता ज्ञात करनी है। ये जो चालक से दूरी है वो R है, जो कि हमारी बिंदु PQ जिस पर तीव्रता ज्ञात करनी है। अब हमें इसमें PQ की तीव्रता ज्ञात करनी है। फिर हम आगे देखेंगे कि वैद्युत फ्लक्स। तो वैद्युत फ्लक्स का जो सूत्र होता है वो ये है कि फाई E इज इक्वल टू ब्रैकेट में E वेक्टर इंटू D इंटू A वेक्टर। ठीक है, तो B वेक्टर इंटू क्या A और बराबर BA इज इक्वल टू कॉस थीटा। ओके, यहाँ से देखिए, तो यहाँ पे देखिए फाई E इज इक्वल टू, यहाँ पे हम
समाकला का चिन्ह प्रदर्शित करेंगे ई इंटू डी ए और यहाँ पे कॉस थीटा, जो कि हमने यहाँ पे देखा। ओके, ई इंटू डी ए जो कि है हमारा यहाँ पे कॉस थीटा। फाई ई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, समाकलन का चिन्ह ई इंटू डी ए कॉस 0, यानी थीटा इज इक्वल टू हमारा क्या है, यहाँ पे हमने 0 देखा था, थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री। तो यहाँ पे हम वही रखेंगे कि इस मान में थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री। तो फाई ई इज इक्वल टू समाकलन ई इंटू डी ए। तो फाई ई इज इक्वल टू समाकलन इधर आ जाएगा तो ई हो जाएगा और इंटू हट के समाकलन डी और ए। तो फाई ई इज इक्वल टू ई समाकलन डी ए। ठीक है, तो यहाँ पे हो जाएगा चूंकि समाकलन डी ए इज इक्वल टू 2 पाई आर एल, जो कि बेलन का सूत्र है। तो बेलन का क्षेत्रफल हो जाएगा 2 पाई आर एल। ठीक है, तो इस सूत्र को लिखेंगे हमारा कि समाकलन डी ए इज इक्वल टू 2 पाई आर एल। यहाँ से हम इस इक्वेशन को लेंगे। फिर आगे क्वेश्चन लगाएंगे कि यहाँ पर है कि फाई ई इज इक्वल टू ई और ब्रैकेट में हो जाएगा हमारा 2 पाई आर एल। ओके, दैट्स क्लियर। डी ए की जगह पे 2 पाई आर एल। तो यहाँ देखिए गॉस की प्रमेय से फाई ई इज इक्वल टू क्यू बाई क्या, साइलेंट नॉट। ठीक है, अब साइलेंट नॉट करेंगे, क्यू बाई अब साइलेंट नॉट, तो ई बाई अब साइलेंट नॉट इज इक्वल टू ई इज इक्वल टू हो जाएगा ब्रैकेट में 2 पाई आर एल। ओके, तो यहाँ से देखिए क्यू का फॉर्मूला क्या था हमारा, लैम्डा एल इज इक्वल टू 2 पाई आर एल बटा में क्या हो जाएगा अब साइलेंट नॉट। तो यहाँ पे देखिए ई इज इक्वल टू ये इधर चला जाएगा, तो ये एल और ये एल हम काट देंगे क्योंकि सिमिलरिटी है इसमें। तो यहाँ से होता है ई इज इक्वल टू लैम्डा बाई ऑफ साइलेंट नॉट इज इक्वल टू यहाँ पे हो जाएगा, ये इधर का था तो ई और 2 पाई आर, तो यहाँ से निकलता है ई इज इक्वल टू लैम्डा बाई 2 पाई आर इंटू ऑफ साइलेंट नॉट। ठीक है, तो अभी इसके जगह पे हम बनाएंगे कि ई इज इक्वल टू 1/2 पाई और यहाँ पे हो जाएगा ऑफ साइलेंट नॉट और ये लैम्डा यहाँ पे और ये आर यहाँ पे, तो लैम्डा बाई आर। ठीक है, तो यहाँ से आपका ये एक और तर्क निकलता है इस सूत्र से कि, या अगर आप इसको लिख सकते हैं तो ये भी आंसर हो जाएगा आपका, या E इज इक्वल टू 1 बाई यहाँ पे हो जाएगा 4 पाई ऑफ साइलेंट नॉट। ठीक है, 4 पाई ऑफ साइलेंट नॉट और यहाँ पे हो जाएगा 2 लैम्डा बाई एल। ओके, दैट्स क्लियर। आप इस यहाँ पे आपको तुरंत ये 1/4 पाई ऑफ साइलेंट नॉट का मान रख सकते हैं जो कि दिया जाता है और यहाँ पे आप इस सूत्र को रख सकते हैं। तो यहाँ से मैं फिर से आपको क्लियर कर देती हूँ कि फाई ई इज इक्वल टू हमारा था Q बाई ऑफ साइलेंट नॉट। ठीक है, तो Q ऑफ साइलेंट नॉट इज इक्वल टू ई फिर 2 पाई आर एल। यहाँ से आपका L और L कट गया तो यहाँ पे हो जाएगा Q का फॉर्मूला था Q इज इक्वल टू लैम्डा एल, तो ये फॉर्मूला रखा गया है, लैम्डा एल बाई ऑफ साइलेंट नॉट इज इक्वल टू ई 2 पाई आर एल। एल से एल कैंसिल, तो यहाँ बचता है लैम्डा बाई ऑफ साइलेंट नॉट इज इक्वल टू ई 2 पाई आर। तो यहाँ से हम लैम्डा ले लेंगे 2 पाई आर ऑफ साइलेंट नॉट, और ये भी एक फॉर्मूला होता है और एक ये भी है कि E इज इक्वल टू 1/2 पाई ऑफ साइलेंट नॉट लैम्डा बाई आर, या फिर वो E इज इक्वल टू 1/4 पाई ऑफ साइलेंट नॉट 2 लैम्डा बाई आर। तो इस प्रकार से हमारा ये गॉस का प्रमेय नियम जो कि है एक तार के निकटतम क्षेत्र की वैद्युत तीव्रता से उसके व्यंजक को हमने प्राप्त कर दिया। तो ये हो गया हमारा छठवां क्वेश्चन 5वें का सॉल्व। आपको फिगर सहित इक्वेशन को सॉल्व करके इस फॉर्मूले को प्राप्त करना है। ठीक है, तो अब चलते हैं अपने हम 7वें क्वेश्चन पे। अथवा करके प्रश्न 6वें का दिया था कि किसी समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता का व्यंजक प्राप्त कीजिए जबकि दोनों प्लेटों के बीच परावैद्युत भरा हो। तो 2 ऑप्शन है, तो आपको किसी अथवा का सॉल्व करना है, तो मैंने एक सॉल्व करा दिया। ठीक है, यहाँ पे देखिए 7वां प्रश्न कह रहा है कि संयुक्त सूक्ष्मदर्शी का नामांकित किरण आरेख बनाइए तथा इसकी आवर्धन क्षमता का सूत्र ज्ञात कीजिए। यहाँ पर हमें आवर्धन क्षमता के सूत्र को व्यक्त करना है जब अंतिम प्रतिबिंब स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर बनता है। तो ये 2 क्वेश्चन हैं अथवा करके, तो हमने पहले क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ये भी 5वें नंबर के भी प्रश्न है क्योंकि ये दीर्घ में है। अथवा का क्वेश्चन मैं पढ़ देती हूँ कि प्रकाश के विवर्तन से आप क्या समझते हैं। एक पतली झिर्री से प्रकाश के विवर्तन के कारण प्राप्त विवर्तन प्रारूप की व्याख्या कीजिए।
तो हम संयुक्त सूक्ष्मदर्शी जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, कई ईयर पूछे गए हैं ये बोर्ड के एग्जाम में, भौतिक विज्ञान के पेपर में। तो हम संयुक्त सूक्ष्मदर्शी को ही देखेंगे, इसकी आवर्धन क्षमता के सूत्र को ज्ञात करेंगे। तो चलिए देखते हैं 7वें का हल। तो हेडिंग करेंगे प्रश्न संख्या 7, संयुक्त सूक्ष्मदर्शी हेडिंग करेंगे। ठीक है, सबसे पहले हम डिफिनीशन दे देंगे संयुक्त सूक्ष्मदर्शी का कि कम फोकस दूरी वाले दो उत्तल लेंसों से बने प्रकाशित यंत्र को संयुक्त सूक्ष्मदर्शी कहते हैं। जो दो फोकस दूरी वाले लेंस होते हैं, उत्तल लेंस, उससे प्रकाशित यंत्र से, उसके प्रकाश से जो यंत्र संयुक्त सूक्ष्मदर्शी कहलाता है। आगे है कि आवर्धन क्षमता हेडिंग करेंगे और इसका डिफिनीशन लिखेंगे हम कि अंतिम प्रतिबिंब द्वारा नेत्र पर अंतरित कोण और स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर स्थिर वस्तु द्वारा नेत्र पर अंतरित कोण के अनुपात को संयुक्त सूक्ष्मदर्शी की आवर्धन क्षमता m कहते हैं। जो अंतिम प्रतिबिंब द्वारा नेत्र के अंतरित जो कोण स्पष्ट दृष्टि से न्यूनतम दूरी पर स्थिर वस्तु द्वारा, ठीक है, जो हमारे दृष्टि से स्पष्ट न्यूनतम दूरी पर नेत्र से जो अंतरित कोण का अनुपात होता है उसे हम संयुक्त सूक्ष्मदर्शी की आवर्धन क्षमता m कहते हैं। ठीक है, अब हम देखेंगे फिगर और उसे समझेंगे। देखिए फिगर है यहाँ पे आपका आपके यहाँ पे दो उत्तल लेंस हैं। ठीक है, तो दोनों उत्तल लेंस की फोकस दूरी यानी कि हमारी f जो कि आँखों पर प्रभाव करेगा। तो किस प्रकार से, तो देखिए यहाँ पे एक रेखा है, दोनों उत्तल लेंस की दूरी बीचों बीच रेखा के जा रही है। ठीक है, यहाँ से जो ऊपर एक लाइन बना है वो लाइन इस लेंस के बीचों बीच से क्या कर रही है, प्रवाहित होकर निकल रही है, जो पड़ रही है इस लाइन के इस किरण पे। ठीक है, जो हमारे आँखों पे प्रदर्शित करती है। ठीक है, तो ये जो किरण यहाँ पे अटैच हो रहा है वो हमारा हो जाएगा A1। ठीक है, और ये जो लाइन है वो हो जाएगा हमारा A2, जहाँ पे आपकी दो प्रकाश की किरणें जा रही हैं हमारे आँखों पे। ठीक है, यहाँ से देखिए आपका व्युत्क्रमानुपाती क्रमानुपाती C यहाँ से प्रदर्शित होता है और यहाँ पे B, यहाँ पे देखिए B2, ये B-1 और ये B, ये जो कोड है वो हमारा B से प्रदर्शित होता है। यहाँ पे एक कोड बनता है जो कि B से प्रदर्शित होता है। ठीक है, यहाँ A1 A2, B1 B2, ये B और ये B डैश, ओके, B डैश B1 B2, तो यहाँ पे ये कोड बन गया। तो इसी प्रकार से इस फिगर को हम समझेंगे कि हमारे आँख पर जो प्रभाव पड़ रहा है वो किस दृष्टि से पड़ रहा है। तो ये अंतिम प्रतिबिंब द्वारा अंतरित कोण को स्पष्ट दृष्टि से न्यूनतम दूरी पर ले जा रहा है, जिसे हम संयुक्त सूक्ष्मदर्शी की आवर्धन क्षमता m से प्रदर्शित करेंगे और इस पे प्रूफ करेंगे। तो इस फिगर को आप हेडिंग करेंगे फिगर के बाद की संयुक्त सूक्ष्मदर्शी में की आवर्धन क्षमता। इसमें हम लिखेंगे कि इसका जो सूत्र बनेगा वो बनेगा कि अंतिम प्रतिबिंब द्वारा नेत्र पर अंतरित कोण बटा में स्पष्ट दृष्टि के न्यूनतम दूरी पर स्थित वस्तु द्वारा नेत्र पर अंतरित कोण। तो इसका जो हम सूत्र डिनोट करेंगे वो लिखेंगे कि m = b/, व्युत्क्रमानुपाती। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए m = ये सूत्र है, तो इसको हम डिनोट करेंगे m = tan β/अल्फा, ये हो जाएगा हमारा अल्फा। ठीक है, तो m = tan β/tan अल्फा, समीकरण नंबर 1, अल्फा = tan अल्फा। ठीक है, यहाँ पे b = tan बीटा। ठीक है, यहाँ देखिए अल्फा व बीटा का मान अत्यंत कम है। ठीक है, यहाँ पे हम डिनोट करेंगे कि अल्फा व बीटा का मान अत्यंत कम है। हमारे संयुक्त आवर्धन क्षमता का सूत्र हो गया m = β/अल्फा, तो tan β/अल्फा, समीकरण नंबर 1। ठीक है, आगे चलते हैं। यहाँ पे कह रहा है कि चूंकि अल्फा व बीटा का मान अत्यंत कम होता है, तो फिर अल्फा = tan व बीटा = tan बीटा। ठीक है, अल्फा = tan अल्फा और बीटा = tan बीटा। तो इसलिए m = tan अल्फा/tan बीटा। जैसे कि मैंने आपको पीछे बताया, तो ये मैंने यहाँ पे आपको समझा दिया है कि अल्फा व बीटा का मान अत्यंत कम है, इसलिए हमने m = tan अल्फा और tan बीटा रख दिया। फिर कह रहा है चित्र से tan बीटा = a1 × b1/EB1। ठीक है, tan बीटा = हम a1 और b1 अल्फा को लेंगे और बीटा को लेंगे EB1, जो कि फिगर में मैंने आपको दिखाया था। यहाँ पे हो रहा है कि वह
tan अल्फा इज इक्वल टू ए बी बाई ओ बी इज इक्वल टू, जो ओ बी है वो हो जाएगा हमारा रेखा डी। तो ए बी हो गया ए बी और ओ ई बी जो रेखा थी हमारी, अब फिगर में देख लीजिएगा, वो है हमारा डी। फिर कह रहा है कि समीकरण 1 से m, तो m का जो समीकरण 1 हमने बनाया था वो है a1 b1 फिर बाई e b1 जो कि हमने ये लिखा है, ठीक है। फिर ab बाई d जो कि ये है। समीकरण 1 से ये बना था m इज इक्वल टू ये दोनों सूत्र अल्फा और बीटा का, तो ये दोनों मान को हमने एक जगह रखा और यहाँ से हमें प्राप्त होता है m इज इक्वल टू a1 b1 बाई ई b1 इंटू डी बाई ए बी, क्योंकि पहला जो ये गुणे में चेंज होगा वो तिरछा तिरछा हम गुणा कर दिए हैं, इसलिए ये मान नीचे चला आया है और ये मान भी इसके नीचे चला आया है, तो दोनों के आमने सामने गुणा करने पर फिर हमारा समीकरण दूसरा तैयार होता है कि m इज इक्वल टू a1 b1 बाई ए बी, ठीक है। ये नीचे इधर आ गया, फिर इसको हमने इधर भेज दिया तो इसलिए हो गया d बाई ई b1 समीकरण नंबर 2। आपके समीकरण नंबर 1 और 2 तैयार है। अब हम आगे चलेंगे तो समरूप करेंगे कि कौन किसके समरूप है। तो लिखेंगे हम कि समरूप डेल्टा a1 o b1, ठीक है, व डेल्टा a o b में, ठीक है, a1 o b1 व डेल्टा a o b में, ठीक है। तो a1 b1 बटा में ab बराबर o b1 बाई o b, ठीक है। यहाँ से हमने a1 b1 ले लिया और यहाँ से ab, तो बचा यहाँ पे हमारा क्या o b1 और यहाँ से बचा o b। तो समीकरण नंबर 2 से, समीकरण नंबर 2 हमारा क्या था, ये था। तो अब इसमें देखिए समीकरण नंबर 2 से ये जो a1 b1 का मान है वो हमने o b1 यहाँ से ले लिया और यहाँ जो ab का मान है वो हमने e b1 ले लिया और यहाँ से हमारा एक और प्राप्त हो गया समीकरण, वो है समीकरण नंबर 3। ऐसे ही आपके समीकरण बनते जाएंगे, लास्ट तक है 6 समीकरण तक। तो आपको 3 समीकरण समरूप करने के बाद समझ में आ गए होंगे। अब हम देखेंगे अपना आगे है कि चिन्ह परिपाटी से OB बराबर U0, ठीक है, और यहाँ पे OB1 बाई बराबर V0 और EB1 बराबर क्या माइनस UE, यहाँ पे U0 और यहाँ पे V0 और यहाँ पे U माइनस UE। तो ये तीनों हमारे चिन्ह परिपाटी से प्राप्त हुए हैं, जो कि मैंने फिगर में भी लिखा हुआ था, ठीक है। तो चिन्ह परिपाटी D ऋणात्मक होगा। तो समीकरण 3 से तो m इज इक्वल टू जो हमारा a1 b1 था यहाँ से, तो हमारा जो o b1 था वो ये था, तो इसलिए हमने यहाँ पे रखा क्या समीकरण 3 से v0 और फिर हमारा बटे में क्या था, तो बटे में था हमारा ob, तो ob से हमने रखा माइनस u0, तो इनटू माइनस डी बाई यू माइनस ue, क्योंकि d ऑलरेडी था जो कि हमने माइनस में रखा क्योंकि ऋण हमें रखना है d, और यहाँ पे बटे में था हमारा EB1 जो कि हमने EB1 का मान रखा माइनस UE। तो यहाँ से हमें प्राप्त हुआ m बराबर माइनस U0 बाई म्यू0 और इनटू d बाई UE, माइनस से ये माइनस से में ये माइनस कट जाता है। समीकरण नंबर 4 प्राप्त हो गया। अब देखिए स्थिति 1, जब बिंब स्पष्ट दृष्टि से न्यूनतम दूरी पर बने। लेंस का सूत्र से, ठीक है, लेंस के सूत्र से हम लिखेंगे। तो लेंस का सूत्र है 1/f इज इक्वल टू 1/v माइनस 1/u। तो 1/f ही यहाँ पे रखेंगे और v के जगह पे माइनस d और u के जगह पे माइनस ue, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए 1/fe, तो यहाँ पे हो जाएगा माइनस 1/d प्लस 1/ue, और यहाँ देखिए ये हमारा माइनस माइनस प्लस हो गया और ये माइनस का माइनस है, तो आपको ये लेंस का सूत्र ज्ञात हो गया। तो दोनों पक्षों में d का गुणा करने पर, अब हम इसमें d का गुणा करेंगे, तो d का गुणा करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा d बाई f1, 1 का गुणा करेंगे इज इक्वल टू माइनस d बाई डी प्लस d बाई ue। तो यहाँ से देखिए df बाई fe इज इक्वल टू, इससे ये कट गया तो हो गया -1 प्लस d बाई ue, और यहाँ प्राप्त होता है हमें due और 1 प्लस dfe। ओके, यहाँ से आपको क्लियर है due और यहाँ पे हो जाएगा 1 प्लस क्या हो जाएगा d बाई fe, ठीक है। ये हमने इधर कर दिया तो ये प्लस में चला गया है, तो यहाँ से हमें ये प्राप्त होता है। फिर आगे हम देखेंगे कि समीकरण 4 में मान रखने पर,
समीकरण जो 4 हमने बनाया था उसमें मान रखेंगे तो हमें समीकरण नंबर 5 ज्ञात हो जाएगा। तो m इज इक्वल टू म्यू ज़ीरो बाई माइनस यू ज़ीरो, तो 1 प्लस जो हमारा मान था d बाई एफ ई, इक्वेशन नंबर 5 यहाँ से प्राप्त हो गया। यहाँ देखिए स्थिति 2, जब अंतिम प्रतिबिंब अनंत पर बने तो यू ई बराबर एफ ई। तो यहाँ से सूत्र बनेगा समीकरण 4 से कि m इज इक्वल टू माइनस वी ज़ीरो बाई यू ज़ीरो इंटू डी बाई एफ ई, समीकरण नंबर 6। तो ये आपका मेन दोनों स्थिति यानी अंतिम प्रतिबिंब आपका यहाँ से प्राप्त हो गया। ये एक लेंस स्थिति नंबर 2 में और पहला लेंस हमने स्थिति नंबर 1 में दिखा दिया है। तो इसी प्रकार से आपका ये सूक्ष्मदर्शी संयुक्त सूक्ष्मदर्शी का जो सूत्र है यहाँ पर आपको लेंस का प्राप्त हो गया समीकरण नंबर 6 से। तो इसी प्रकार से आपका ये प्रदर्शित हो गया, तो आप इसे नोट कर लीजिएगा। अब हम देखेंगे अपना 8वां प्रश्न। तो 8वां प्रश्न है हमारा कि हाइड्रोजन परमाणु की निम्नतम अवस्था में इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा 13.6 eV है। एक 12.75 इलेक्ट्रॉन ऊर्जा का फोटान हाइड्रोजन परमाणु के एक इलेक्ट्रॉन द्वारा निम्नतम ऊर्जा स्तर में अवशोषित किया जाता है। हाइड्रोजन परमाणु किस ऊर्जा स्तर पर उत्तेजित होगा? लाइमन श्रेणी की दूसरी एवं ब्रामर श्रेणी की दूसरी रेखा की तरंगदैर्घ्य की गणना कीजिए। ठीक है, तो ये क्वेश्चन है और हमें इसमें इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा और एक फोटान का हाइड्रोजन जो है वो में 2 मान दे चुका है और हमें लाइमन श्रेणी और दूसरा बामर श्रेणी की दूसरी रेखा का तरंगदैर्घ्य की गणना करनी है। तो चलिए देखते हैं फॉर्मूले से कि लाइमन श्रेणी और ब्रामर श्रेणी में हमें किस प्रकार इसका आंसर निकालना होगा। प्रश्न संख्या है हमारा 8। ठीक है, तो माना कि इलेक्ट्रॉन n ऊर्जा में उत्तेजन होता है। ठीक है, यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा है यहाँ से ये उत्तेजित होती है। फिर कह रहा है कि En माइनस E1 बराबर इलेक्ट्रॉन E बराबर 12.75 eV, जो कि यहाँ पे मान दिया है 12.75 eV, जो कि हमने यहाँ पे ले लिया। फिर कह रहा है कि En इज इक्वल टू E1 प्लस ये जो इसका मान है हमारा डेल्टा E का वो हमने यहाँ पर रख दिया। यहाँ से आपको क्लियर है। फिर En ये जो हमारा E1 का मान है वो है 13.6, जो कि हमने यहाँ से ले लिया, यानी कि ये डेल्टा E हो गया, ये E1 हो गया। तो यहाँ से हमने दोनों मान को ले लिया। ठीक है, और दोनों को हम प्लस कर देंगे, प्लस माइनस माइनस, तो माइनस में हमारा आ जाएगा En इज इक्वल टू माइनस 0.85 इलेक्ट्रॉन, और यहाँ से हमें प्राप्त होता है E1 बाई N2 और बराबर 0 माइनस 0.85 इलेक्ट्रॉन। यहाँ से हमने En को निकाल दिया। यहाँ देखिए ये जो हमारा E1 का वैल्यू था वो ऑलरेडी दिया था क्या 13.6, जो कि हमने यहाँ रख दिया, और N2 जो है हमें ज्ञात करना है। तो यहाँ से हमने इसकी पूरी वैल्यू तो ये ज्ञात की थी En की, तो En की जगह पे हमने E1 का वैल्यू यहाँ पे ये रखा। ठीक है, और N2 निकालना है तो हमने यहाँ पर मान ये रखा। EV और EV कट जाएगा, आपका बचा ये 2 इक्वेशन। ठीक है, तो n का स्क्वायर, तो n का स्क्वायर करेंगे और इन दोनों को अगर आप करते हैं मल्टीप्लाई यानी कि ऐड, तो हो जाएगा आपका 16। तो 16 किसका स्क्वायर है? तो 4 का। तो n का वैल्यू क्या आ गया हमारा यहाँ पे 4। हमने n को ज्ञात कर लिया। अब हम इस इक्वेशन को जैसे हमने ज्ञात कर लिया इलेक्ट्रॉन में इन दोनों मान से, तो अब हम इस n के मान से लाइमन श्रेणी और बामर श्रेणी का क्या करेंगे, दूसरी रेखा पर तरंग दैर्घ्य की गणना करेंगे। तो n का वैल्यू याद रखिएगा 4। तो पहला है लाइमन श्रेणी, तो लाइमन श्रेणी हम निकालेंगे। तो लाइमन श्रेणी का सूत्र लिख लेंगे 1 बाई लैम्डा इज इक्वल टू आर, ब्रैकेट में 1 बाई N1 का स्क्वायर माइनस 1 बाई N2 का स्क्वायर। ओके, तो N1 का जो मान है हमारा वो था क्या, N1 का लेंगे 1 और N2 का लेंगे क्या 3, क्योंकि मान हमारा 4 है तो दोनों पार्ट में डिवाइड हो जाएंगे। तो यहाँ से हो जाएगा 1 और यहाँ पे N2 का हो जाएगा 3। तो 1 बाई लैम्डा इज इक्वल टू आर, ब्रैकेट में 1 बाई 1 का स्क्वायर
और माइनस 1/3 का स्क्वायर। तो यहाँ देखिए 1/λ इज इक्वल टू आर। तो 1 यहाँ पे आप इसका फ्रैक्शन कर देंगे तो यहाँ पे आपका स्क्वायर निकल जाएगा 1, यहाँ पे हो जाएगा 9। तो हमारा एलसीएम आएगा 9 और यहाँ से अगर आप मल्टीप्लाई बाय डिवाइड करते हैं तो 1 - 9, जिसमें से हमारी आर की वैल्यू आएगी 8/9। तो लैम्डा इज इक्वल टू हो जाएगा 9/8 आर। ठीक है, तो आर का जो मान है वो है हमारा 1 × 1.097 × 10⁻7। तो 9/8 और r की वैल्यू हमने यहाँ पे रख दी। अब इसका मल्टीप्लाई कर देंगे और 9 से हम भाग दे देंगे तो हमारा मान आ जाएगा लैम्डा इज इक्वल टू 1026 एंगस्ट्रॉम। ठीक है, तो ये हमारा लाइमन स्टडी का λ1 ज्ञात होता है। ओके, यहाँ से आपको क्लियर है। अब हम देखेंगे अपना मान जो कि है ब्राह्मण श्रेणी में। ठीक है, तो ब्राह्मण श्रेणी में हम n1 का मान लेंगे 2 और n2 का मान लेंगे 4। ठीक है, यहाँ पे हमने n1 का मान लिया 2 और n2 का मान लिया है 4। इसमें भी हम उसी प्रकार से रखेंगे। तो 1/λ इज इक्वल टू आर 1/2 का स्क्वायर माइनस 1/4 का स्क्वायर। और यहाँ से देखिए 1/λ इज इक्वल टू आर, यहाँ पे हम फ्रैक्शन करेंगे तो ये इक्वेशन होगा और माइनस करने पे 3/16। तो यहाँ पे अगर हम इसको लेते हैं तो यहाँ से हो जाएगा 1λ 16/3 आर। आर की वैल्यू 1.097 × 10⁻⁻7 मल्टीप्लाई करके अगर हम डिवाइड करते हैं तो आ जाएगा हमारा मान 4864 एंगस्ट्रॉम। तो L2 यानी कि हमारा लैम्डा ब्राह्मण श्रेणी का लैम्डा का मान आ गया 4864। तो यहाँ से हमारे दोनों फॉर्मूले पे हमने n की वैल्यू रखी तो हमारी लाइमन श्रेणी और ब्राह्मण श्रेणी ज्ञात हो गया। तो ये हो गया हमारा 8वें का सॉल्यूशन। अब हम देखेंगे अपना 9वां प्रश्न। 8वें का हमने अथवा में से कोई एक प्रश्न सॉल्व कर दिया, 5 नंबर इसमें भी हमें मिल जाएंगे। अब हम देखेंगे अपना इस भौतिक विज्ञान का आखिरी प्रश्न। कह रहा है कि 9वां प्रश्न, पीएन संधि डायोड के लिए अग्रदिशिक तथा पश्चदिशिक अवस्था में परिपथ आरेख खींचिए। 2 अवस्थाओं हेतु प्राप्त अभिलक्षण वक्रों को समझाइए। अथवा पीएन संधि डायोड का क्या होता है और परिपथ आरेख खींचकर पीएन संधि डायोड का अर्ध तरंग दृष्टिकारी के रूप में कार्यवृद्धि समझाइए। निवेशी तथा निर्गत वोल्टताओं के तरंग रूपों को दर्शाइए। तो इसमें से किसी एक में हम पीएन संधि डायोड को यानी कि हम अर्घ दिशिक और पश्च दिशिक की परिपथ में आरेख खींचकर इसकी दोनों अवस्थाओं को समझा देंगे। ओनली फिगर है क्योंकि आपको सिर्फ इसमें आरेख खींचना है। चलिए देखते हैं। हेडिंग करेंगे प्रश्न संख्या 9। ठीक है, सबसे पहले हम बैटरी से पीएन को ऐड करेंगे। ठीक है, तो हम फिगर बनाएंगे यहाँ से कि एक हमारा बॉक्स है जो बैटरी से अटैच्ड है। ठीक है, जिसे हम पीएन संधि डायोड से प्रदर्शित करेंगे। तो यहाँ पे बॉक्स के यहाँ पे कुछ कण हैं जो कि ये पी से डिनोट करेंगे और ये ई से। यहाँ पे हो जाएगा आपकी दूरी ई पी। ठीक है, और यहाँ से हो जाएगा वी ए यानी कि वोल्टता और यहाँ से इलेक्ट्रॉन। यहाँ पे आपके हमेशा प्लस रहेंगे और यहाँ पे माइनस। इस दूरी को वी से डिनोट करेंगे और ये जो रेखा है वो है हमारा आई, जो कि यहाँ पे धारा प्रवाहित हो रही है, जो कि विभव क्या है, प्राचीर है। यहाँ पे भी ई हो जाएगा और ये हमारा जो धारा है वो आई से प्रवाहित कर रहा है। तो हम यहाँ से ये आई जो है यहाँ से धारा प्रवाहित हो रही है जो बैटरी से अटैच है। ठीक है, तो यहीं पे हम इस ये प्लस और यहाँ माइनस का चिन्ह हमेशा लगा रहेगा। तो ये जो संधि है वो पीएन संधि डायोड से यहाँ पे इस बैटरी से अटैच है। फिर यहाँ पे देखिए, यहाँ पे एक और बॉक्स है जो संधि डायोड है। यहाँ पे पी और एन, यहाँ पे वोल्टता और यहाँ पे आई यानी कि विद्युत धारा। प्लस और माइनस एक बैटरी से अटैच कर देंगे और यही दोनों हो जाएगा हमारा अग्रदिशिक। ठीक है, तो ये दोनों हमारा अग्रदिशिक है जो पीएन संधि डायोड से अटैच है। ठीक है, तो इसी फिगर को आप बना दीजिएगा अग्रदिशिक में। अब हम देखेंगे अपना पश्चदिशिक। पश्चदिशिक में सिर्फ वही चीज़ है, बस आपकी बैटरी जो है वो दूसरे तरीके से धारा प्रवाहित करेगी। देखिए यहाँ पे ये धारा माइनस से चल रही है और वो प्लस से क्या कर रही थी, आ रही थी, जा रही थी। ठीक है, तो यहाँ पे भी आप सेम एक बॉक्स को अटैच करेंगे बैटरी से।
ठीक है। पीएन संधि ये भी है E0 VA, यहाँ पे प्लस माइनस और यहाँ पे इलेक्ट्रॉन के कुछ कण है जो N है और यहाँ पे कुछ कण है जो कि P है। यहाँ पे E आपकी इलेक्ट्रॉन की धारा प्रवाहित कर रही है I और यहाँ पे वोल्टता और यहाँ पे E। यहाँ से जो I है वो पश्च दिशिक से अटैच है इस बैटरी से, जो कि यहाँ पर संधि डायोड जो है वो P और N है। दोनों धारा दोनों तरफ से I प्रवाहित कर रही है। यहाँ पे भी वोल्टता जो बैटरी से यहाँ पे अटैच है प्लस और माइनस से। तो ये दोनों फिगर, ये फिगर हो गया आपका पश्च दिशिक का और ये फिगर डिनोट करता है अग्र दिशिक का। तो इसी प्रकार से हमारा 9वां प्रश्न इस फिगर पे समाप्त होता है। तो आई होप आपको ये PDF जो है यानी भौतिक विज्ञान का क्लास 12th का 2024 से 25 का जो आपका डेमो क्लास था ये वो बहुत ही अच्छे से मैंने एक एक चीज़ को बहुत बकायदे समझाया है। तो आप इसे नोट कर लीजिएगा, आपकी इससे 70 नंबर की तैयारी हो जाएगी, जो कि आपके 70 नंबर इसको पक्का करा देंगे। तो आई होप आपको वीडियो पसंद होगी। मिलते हैं आपसे ऐसे ही एक और नए वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।